डॉक्टर गुल यहाँ पे हैं हमारे साथ। तो डॉक्टर गुल जो हैं उन्होंने ही डिड DTM सर्टिफाइड कोच ट्रेनर एंड मोटिवेशनल public speaker and he did PhD in biology with specialized in bacteriology, immunology and virology. He also did DHMS and a year diploma in homeopathy from Canada and currently he is a member of Ontario Homeopathic Association. और उन्होंने he is the former assistant professor in AMA Medical University and principal of college in Bahrain with clinical experience over 30 years. And today he will talk about the allergies, its causes, symptoms, and treatments. And he is a homeopathic doctor, so he will talk about the allergies treatment in the light of homeopathy. And thank you so much, Dr. Gul. So the mic is yours. Okay, thank you very much, Ma'am Gulnaz, for such a wonderful introduction. And I am very happy. आज का प्रोग्राम मैं 3 लैंग्वेजेस में करूँगा. हमारी अपनी बिलवड मदर टंग पंजाबी, उर्दू हमारी एकेडमिक लैंग्वेज और अंग्रेज़ी हमें याद रहने के लिए ज़रूरी होती है. तो ये आपकी तस्वीर आ गई है मेरी इस स्लाइड पे, पता नहीं क्यों. तो मैं आज बात करना चाहता हूँ, and thanks for the all Malton Women Council members to give me a chance to speak about that, एलर्जी के बारे में बात करने के लिए. और आज जो टाइम है, आज 31 मार्च है. This is the ideal time and the weather to talk about this condition. मैं इसको बीमारी नहीं कहता, ये बीमारी नहीं है, लेकिन जैसे शोरी साहब ने कहा कि एलर्जी अल्लाह की मर्जी. तो कोई भी कंडीशन जो है ना अल्लाह की मर्जी के बगैर आती नहीं, तो अल्लाह की मर्जी तो शामिल होती ही है. तो मैं सबको वेलकम करता हूँ, नमस्ते कहता हूँ, सत श्री अकाल कहता हूँ, अस्सलाम वालेकुम कहता हूँ. गो के मैं पहले बात कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी फॉर्मल जो है ना ये वेलकम सबको करना ज़रूरी है. और ये बहुत खुशी की बात है, लोग इंटरेस्ट लेके आ रहे हैं इस सेशन को सुनने के लिए. मैं अपनी कोशिश करूँगा कि जितने भी डाउट्स हैं, जितने भी क्वेश्चन हैं, वो आपके सामने रखूं और उसको जो है ना मैं सेटिस्फाई करूं आपके क्वेश्चन को, क्योंकि ये एक ऐसी कंडीशन है जो कि ऑलमोस्ट 99% लोगों को होती है. सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब मैं कनाडा आने का प्लान कर रहा था, तो अभी इसी स्लाइड पर रखिएगा, इसको चेंज ना करिएगा. तो मैं जब आने के लिए प्लान कर रहा था तो मुझे थी कोल्ड विंड एलर्जी. तो उसके लिए जो है ना उन्होंने मुझे कहा जी कि आप कनाडा जा रहे हैं तो आपका तो वहाँ पे जीना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वहाँ तो सर्दी बहुत होती है. तो मैं उसका ट्रीटमेंट कर चुका हुआ था, उस वक्त मुझे ख़त्म हो चुकी थी. लेकिन मैं जब यहाँ पे आया तो उससे पहले मैंने अपनी होम्योपैथिक जो ट्रीटमेंट है वो किया. और मुझे आज तकरीबन 11.5 साल हो गए यहाँ कनाडा में आए हुए, और मुझे आज तक अल्हम्दुलिल्लाह बाय द ब्लेस ऑफ गॉड इसका प्रॉब्लम नहीं हुआ. और फिर मैंने यहाँ पे जब होम्योपैथिक ट्रीटमेंट शुरू किया तो मेरे पास बहुत सारे पेशेंट आए, मैंने उनका भी ट्रीटमेंट किया. और बाय द ब्लेस ऑफ गॉड मेरा मोटो है कि आई ट्रीट एंड गॉड केयर्स. मैं नहीं क्योर करता, गॉड केयर करता है. मैं दवाई देता हूँ और वो ठीक हो जाती है. तो चलिए सेकंड स्लाइड प्लीज, नेक्स्ट स्लाइड जी. आप देखें ये तस्वीर अगर आपकी साइड पे हो जाए तो ज़रा क्लियर हो जाएगा. इसमें आप देखें कि तकरीबन 8 किस्म की एलर्जीज नज़र आ रही हैं आपको, जिसमें कि सिम्टम्स सबसे मेन जो है ना वो क्या है, स्नीजिंग, कफिंग एंड इरिटेशन. लेकिन इससे पहले मैं इसकी डिटेल में जाऊं, मैं बताना चाहता हूं कि एलर्जी है क्या. व्हाट इज़ एलर्जी? एलर्जी एक ऐसी कंडीशन है जो बॉडी का एक रिएक्शन है किसी भी फॉरेन एलिमेंट के. आपके सांस के अंदर कोई भी पार्टिकल चला जाए सांस के जरिए तो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को जाके वो ट्रिगर करता है, और हमारा निज़ाम तनफ़ुस जो है, फेफड़े, उसको बाहर निकाला जाते हैं. उसके लिए सबसे पहले आती है हमें छींक, फिर आती है हमें खांसी,
और उसके साथ साथ इरिटेशन शुरू हो जाती है। ये सबसे पहली सिम्टम्स हैं या ग्रुप ऑफ सिम्टम हैं जो हमें फील होती है। तो हमें नाक में खारिश हो जाती है, गले में इरिटेशन हो जाती है और फिर खांसी आती है। तो हमारा जो अल्लाह ताला ने एक कुदरती निज़ाम बनाया हुआ है जिसको हम कहते हैं इम्यून सिस्टम, कुव्वत मदाफ़ियत, हमारी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म, उसको जो है ना बाहर निकालने की कोशिश करता है। तो उसके लिए हम ज़ोर से छींक मारते हैं, खांसते हैं और अपने नाक को ज़ोर-ज़ोर से जो है ना वो रगड़ते हैं और फिर जो है ना ये एलर्जी अगर बढ़ जाए तो उसके मल्टीपल इफ़ेक्ट्स हो जाते हैं। अब आप देख सकते हैं स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है एक छोटा-सा कीड़ा, फिर आपको हाथ नज़र आ रहा है, उस पे लाल निशान नज़र आ रहा है, फिर आपको नज़र आ रहा है एक बंदा जो है ना वो झुका हुआ है, वो खाँसी कर रहा है और फिर आपको नज़र आ रहा है एक वीड नज़र आ रही है, उसमें पॉलन नज़र आ रहे हैं और फिर आपको फूड की एक बॉटल भी नज़र आ रही है, मिल्क और एग नज़र आ रहे हैं। तो ये सारी एलर्जी कॉज़ करती हैं। अब एलर्जी होती किससे है? व्हाट कॉजेज़ एलर्जी? उसका मेन रीज़न क्या है? ये हर बंदे का इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफरेंट बॉडी का रिएक्शन होता है। लेकिन उस चीज़ को जिससे हमें एलर्जी होती है, हम कहते हैं एलर्जन। यानी एलर्जन एक ऐसा पार्टिकल है जो सांस के ज़रिए नाक से सांस लें या मुँह के सांस लें, ज़्यादातर नाक से जो है वो हमारे सांस के निज़ाम में जाता है और वो कॉज़ करता है सर्टेन इरिटेशन इन आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम। जो सांस का निज़ाम है, अच्छा मैं इससे पहले बता दूं कि अगर आपको कोई क्वेश्चन हो इस पर्टिकुलर स्लाइड पे तो फिर जो है ना आप या तो मुझे रोक के एक स्लाइड के बाद क्वेश्चन कर लें या फिर आप उसको लिख लें, एंड पे फिर हम क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे तो उसके में हम फिर वन बाय वन डिस्कस कर लेंगे। तो मैं बात कर रहा था एलर्जन की। एलर्जन उस चीज़ को कहते हैं जो हमारी बॉडी में जाके एलर्जी जो है ना वो पैदा करता है। अब अगर फ़र्ज़ किए हम साँस ले रहे हैं और बाहर बहुत ठंडी हवा चल रही है, तो वो ठंडी हवा जब हमारे नाक को टच करेगी, हम साँस लेंगे तो वो एलर्जन बनेगा। हम बाहर गए हैं और फूलों का सीज़न है, तो पोलन जो है ना फूलों से निकलते हैं। छोटा-सा एक पार्टिकल होता है जो नज़र नहीं आता, लेकिन वो फूलों से निकलते हैं, उनकी जो है ना पॉलिनेशन होती है, तो वो साँस के ज़रिए हमारे नाक के ज़रिए जाता है अंदर साँस के निज़ाम में, तो वो कॉज़ करता है, उसको कहते हैं हम पोलन एलर्जी। और स्किन पे अगर आपको कोई चीज़ रगड़ी जाए, कोई केमिकल लग जाए, आपकी स्किन उसे बर्दाश्त नहीं करती, तो वो फिर उसको कहते हैं हम स्किन एलर्जी, वो उसका एलर्जन बन जाता है। फूड में अब यहाँ पे मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को मिल्क से एलर्जी है, बहुत सारे लोगों को एग से एलर्जी है, बहुत सारे लोगों को स्ट्रॉबेरी से एलर्जी है, बहुत सारे लोगों को जो है ना मुख्तलिफ किस्म के, हर इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है कि वो क्या फूड खाते हैं और उससे उनको एलर्जी हो जाती है। उनको खांसी आ जाती है, उनको छींकें आना शुरू हो जाती है। अब आप, मैं अपना ज़ाती तजुर्बा बताता हूँ। आप किचन में आपके मसाले पड़े हुए हैं, आप लाल मिर्च का डिब्बा निकालें और उसको एक थाली में निकाल के रखें और आप देखें आपको फ़ौरन छींक आ जाएगी। आपने सूंघा नहीं है उसको, लेकिन उसके पार्टिकल इतने छोटे होते हैं जो कि सांस के ज़रिए हमारे सांस में जाते हैं और वो हमारे सांस के निज़ाम को पसंद नहीं है, तो फ़ौरन छींक आ जाती है। वो छींक क्यों आती है कि वो छींक के ज़रिए बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। एक चीज़ इसमें मैं अभी मिस तो नहीं की लेकिन आ रहा है वो, एक होती है डस्ट एलर्जी। चाइना में तो डस्ट नहीं है, लेकिन अपने मुल्कों में डस्ट भरी पड़ी है, स्मोक भी है। वो उस हवा में जब हम सांस लेते हैं तो वो डस्ट के छोटे-छोटे पार्टिकल, मिट्टी के जो ज़र्रे हैं, वो हमारी सांस के ज़रिए अंदर चले जाते हैं। तो उसमें फिर जो है ना हमारे सांस का प्रॉब्लम हो जाता है। तो इमीडिएटली जो रिएक्शन आता है उसको हम कहते हैं एलर्जी। अब डस्ट में 2 किस्म के डस्ट आ जाती है। एक होती है जी डस्ट एलर्जी, एक होती है ओल्ड डस्ट एलर्जी। ओल्ड डस्ट कैसे होती है? मसलन आपके घर में पड़ी हुई, आपने सफाई नहीं की, आपने वो नहीं किया उसकी, भूल गए आप किसी कॉर्नर में, आपने उसको हटाने की कोशिश की तो आपको छींकें आना शुरू हो गई। तो स्नीजिंग इज़ वन ऑफ द बेस्ट आइडेंटिफिकेशन एंड सिम्पटम कि जी आपको इस चीज़ से एलर्जी है।
अब खवातीन जो है ना सर्दियों के कपड़े रख देती हैं समेट के, गर्मियों के समेट के रख देती हैं, वो गर्मियों में पहनती हैं, वो सर्दियों में नहीं पहने जाते। फिर जब वो निकालती हैं तो उसको फिर हम कहते हैं ओल्ड डस्ट एलर्जी, क्योंकि उनमें कोई ना कोई ज़रा जो है ना वो पड़ जाता है। और इसके अलावा एक और चीज़ मैं बता दूँ आपको, घरों में अक्सर कॉर्नर पे आप देखें जाले लग जाते हैं, छोटे-छोटे जाले लग जाते हैं, स्पाइडर होती है उसमें। मुझे ये एलर्जी है कि मैं साफ़ नहीं कर सकता उसको, अगर मैं साफ़ करूँ तो मुझे फ़ौरन जो है ना साँस की प्रॉब्लम हो जाती है, छींकें आना शुरू हो जाती हैं। तो उसको हम कहते हैं जी वो जो है ना वो उसमें स्पाइडर का कोई पता नहीं क्या चीज़ होती है, केमिकल होता है, उससे हमें एलर्जी हो जाती है। तो आजकल जो सीज़न मैं बात कर रहा हूँ, सीज़न है इसका स्प्रिंग का। इसमें सबसे ज़्यादा जो एलर्जी होती है वो किसकी होती है? पोलन की होती है। और कनाडा में एक और एलर्जी है जिसको कहते हैं हम रैगवीड। रैगवीड की भी एलर्जी होती है, क्योंकि वीड से जो निकलते हैं छोटे-छोटे उस खुशबू आती है तो उससे भी एलर्जी हो जाती है। और यहाँ कनाडा में ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। ठीक है जी, ये तो होगी बैकग्राउंड सारी एलर्जी की कंडीशंस और सिम्पटम्स और ये किन वजूहात से होती है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड आएगी प्लीज़। डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ एलर्जी, आप इनसे पढ़ लें कि देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ एलर्जी। जैसे मैंने बताया डस्ट एलर्जी है, विंड एलर्जी है, पोलन आर द काज ऑफ सीजन पोलन एलर्जी, कोल्ड ब्रीज विंड उसका भी मतलब है कि ठंडी हवा भी एलर्जी काज करती है। और किसी भी खास किस्म के फूड से अगर एलर्जी है तो उसको कहते हैं हम फूड एलर्जी। फ्रूट्स जैसे मैंने जिक्र किया उसका स्ट्रॉबेरी का, वेजिटेबल से भी होती है। और इन सारे इस ग्रुप को हम कहते हैं फूड एलर्जी। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इससे पीछे तो नहीं है और कोई स्लाइड प्लीज देखिए, चेक कीजिए। ठीक है ठीक है, आगे चलें। नेक्स्ट प्लीज, आगे। यस, कॉज ऑफ एलर्जी। अब इसमें देखें, नो बैक, गो बैक प्लीज। यस, ट्रीटमेंट ऑफ एलर्जी। एलर्जी का ट्रीटमेंट क्या है? प्योरली डिपेंड अपॉन दी टाइप ऑफ एनर्जी और नेचर ऑफ एनर्जी। इसका मतलब ये है कि फिजिशियन और पेशेंट को एक जगह पे एग्रीमेंट करना है कि आपको एलर्जी किस वजह से हुई है और उस एलर्जी का आपकी बॉडी पे रिस्पॉन्स कैसा है। अगर हमें एक दफ़ा पता चल जाए, यानी असी कहने कि जो सानू ये पता लग जाए कि सानू एलर्जी किहदे नाल, हुण मैं तुहानू दस्सिया कि मैनू डस्ट दी एलर्जी, मैनू जाले नाल एलर्जी है, तो मैं जाले साफ ही नहीं करता, मैं नेड़े नहीं जाता, भावें मैं नक लपेट लवां, कुछ करा, वट एवर, आई कैन नॉट बियर दैट वन। मेरा एकदम छिक्का शुरू हो जाएंगे, मेरा नक बंद हो जाएगा, मेरा सफोकेशन हो जाएगी। तो आई हैव टू गो अवे फ्रॉम दैट पर्टिकुलर एलर्जन जेड़ा कि रीजन करता है एलर्जी नू। Best treatment is this: before going for any medication, you have to get rid of that particular reason. If possible, you do not go near that. अगर ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੋਲਨ ਨਾਲ ਐਲਰਜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਾ ਜਾਓ। ਫੁੱਲ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੋਲਨ ਐਲਰਜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁੰਘੋਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਯੂ ਫੀਲ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਹ ਜਿਹੜਾ ਸਫੋਕੇਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ईजी ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ? the best result treatment is to resolve the condition or avoid the treatment, avoid the environment which causes you energy। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ दूर चले जाओ, आप उससे भाग जाएं, आप उस इन्वायरमेंट से दूर चले जाएं। एक और एलर्जी होती है जिसका मैं शायद मिस कर नहीं है, लेकिन अगर आप बेसमेंट में जाएंगे तो आपको ह्यूमिडिटी मिलेगी। बेसमेंट में जाने के बाद तो वहाँ पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, तो दैट कॉजेज ए टाइप ऑफ एलर्जी विच इज कॉल्ड ह्यूमिड एनवायरनमेंट एलर्जी। तो उससे भी लोगों को छींकें आना शुरू हो जाती हैं और उससे भी लोग जो है ना बड़े परेशान होते हैं। और ट्रीटमेंट में एलोपैथिक में, इंग्लिश में किसी के खिलाफ नहीं, लेकिन देयर इज ओनली वन पॉसिबल ट्रीटमेंट, दैट इज एंटी एलर्जी टेबलेट्स
और पफर। पफर जो होता है वो बेसिकली होता है स्टीरॉयड, वो स्टीरॉयड का बना होता है, मुख्तलिफ किस्म के पफर होते हैं। और जब एलर्जी आपकी एडवांस कर जाती है या एडवांस कॉम्प्लेक्स एलर्जी हो जाती है तो फिर डॉक्टर कहता है जी आप पफर लें। जैसे ही आपको फील हो सांस की सफोकेशन हो, क्योंकि सांस की नालियाँ हमारी तंग हो जाती हैं, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है। वो फिर जो पफर जो है वो होते हैं वेज़ोडाइलेटर। वेज़ोडाइलेटर का क्या मतलब है कि आपकी सांस की नालियाँ जो है ना खुल जाती हैं, तो फिर जिससे आपको सांस लेना आसान हो जाता है। लेकिन प्रॉब्लम विद दिस ट्रीटमेंट ऑफ एलर्जी इज दैट कि आप स्टीरॉयड के एडिक्ट हो जाते हैं। आपके सांस के निज़ाम को, रेस्पिरेटरी सिस्टम को उसकी आदत पड़ जाती है। अगर दोबारा आपको वो कंडीशन होगी तो आप पफर के बगैर ठीक नहीं होंगे। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ जो बेस्ड ऑन माय फीडबैक ऑफ द पेशेंट कि वो एक से इशू हुए, दूसरा लिया, तीसरा लिया, कई लोग जो है 5वें लेवल के स्टीरॉयड पे पहुंच जाते हैं। तो वो बड़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन होती है, उनका जो है ना वो फिर दमे की सिचुएशन आता है जिसको हम कहते हैं एल्मा। तो अगर वो कंडीशन डेवलप हो जाए तो वो होता एस्मा से ही है, दमे से होता है। लेकिन अब आपके पास सॉल्यूशन कोई नहीं है कि आपने उसको कैसे ठीक करनी है। पफर नहीं लेंगे तो ठीक नहीं होंगे, तो एंटी एलर्जी टेबलेट्स या पफर। तो मैं एडवाइस करता हूँ बीइंग ए होम्योपैथिक स्पेशलिस्ट कि आपको उस स्टेज तक नहीं जाना चाहिए। अगर आपको फर्स्ट किया डॉक्टर पर जाते हैं वो कहे भी कि आप पफर लें तो आपको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये एडिक्शन है। इससे आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को जो है ना उसकी आदत पड़ जाती है। तो जितना कोशिश करें उससे बचें तो आपके लिए बेहतर है, ताकि आपकी कंडीशन जो है मोर कॉम्प्लेक्स ना हो। डॉक्टर साहब मैं यहाँ एक चीज ऐड करना चाहूंगी। जी जी। ये जो आप जो कुछ डिस्कस कर रहे हैं ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू है। नंबर 1 मॉल्टन विमेन काउंसिल का इससे कुछ लेना देना नहीं। जी जी। 2 आप लोग अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट कर लीजिएगा कोई भी इश्यू हो तो। ये ना हो कि आप मेडिसिन ले रहे हैं और आपको लगे कि नहीं लेना चाहिए और आप छोड़ दें। तो प्लीज अपने फैमिली डॉक्टर से या स्पेशलिस्ट से जरूर कंसल्ट कर लें। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू, आपने ऐड कर दिया। मैं नेक्स्ट पॉइंट यही कह रहा था कि डॉक्टर के पास जरूर जाए, लेकिन उससे पहले आप अपनी ऑब्जर्वेशन करें कि आपको एलर्जी किस कंडीशन में होती है। आपको खुद पता होना चाहिए कि आपको वेदर से होती है, आपको डस्ट से होती है, आपको पॉलन से होती है। ये आप खुद जज कर सकते हैं, जैसे मैंने जज किया। तो उसके बाद मैं डॉक्टर के पास गया, उसने मुझे भी कहा था कि पफर लेने। मैंने कहा जी मैंने नहीं लेना, क्योंकि मुझे तो इल्म है ना। तो ये बेस करता है आपके नॉलेज पे भी। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ जनरली डॉक्टरों के पास सिर्फ जो है ना वो या तो पफर है या एंटी एलर्जी है, उससे वक्ती तौर पे इलाज हो जाता है, ठीक होती है कंडीशन। लेकिन इन द लॉन्ग रन आपको जो है ना उसकी आदत पड़ जाती है। तो डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं, उससे पहले अपनी कंडीशन को देखें और फिर जैसे डॉक्टर। लेकिन मैं स्टीरॉयड के खिलाफ हूँ, मैं डॉक्टर से है, क्योंकि स्टीरॉयड जो है ना जिस्म की हड्डियों को गला देता है। मेरा एक दोस्त आजकल वहाँ मिडल ईस्ट में है, वो स्टीरॉयड के इंजेक्शन लगा रहा है और वो कह रहा है जी अगर मैं हफ्ते में 2, पहले मैं 1 लेता था, ये कल मेरी उससे बात हुई है, वो यूएई में होता है। उसने कहा जी अब मैं 3 इंजेक्शन लगाता हूँ वीक में, तो तब मैं चल फिर सकता हूँ। और डॉक्टर ने मुझे कहा कि अगर आप गिर गए तो या तो आपका चूल्हा टूट जाएगा या आपको फ्रैक्चर हो जाएगा। ये स्टीरॉयड का नुकसान है, इस पे कोई सेकंड ओपिनियन नहीं है, ये यूनिवर्सल है। लेकिन डॉक्टर देते हैं, उसका बेनिफिट भी होता है, लेकिन इन द लॉन्ग रन आपकी बोन जो है ना वो सॉफ्ट हो जाती है। अब उससे मुझसे क्यों कॉल की थी कि मुझसे पूछ रहा था मेडिसिन। मैंने कहा अब आप इतना ज़्यादा स्टीरॉयड ले चुके हो तो मैं अब आपको क्या बताऊं। और फिर मिडिल ईस्ट में प्रॉब्लम है कि वहाँ पे होम्योपैथिक मेडिसिन मिलती नहीं। और बहरहाल मैं इनके खिलाफ नहीं हूँ, और डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं, उनसे कंसल्ट करें और उनसे पॉसिबल ट्रीटमेंट लें। और मैं ये नहीं कहता कि ना जाएं, लेकिन जब ज़रूर करें कि आपको किस कंडीशन से एलर्जी होती है, और उस कंडीशन से दूर चले जाएंगे
तो आपको कोई भी मेडिसिन नहीं लेनी पड़ेगी। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज जी। व्हाट होम्योपैथी कैन डू टू ट्रीट द एलर्जी। जैसे आप देख रहे हैं पहले पॉइंट में मैंने लिखा है कि कॉमन मिथ और बिलीव क्या है कि हमें इसका एलर्जी का ट्रीटमेंट लेना है किससे, एंटी एलर्जिक टेबलेट से। ये मैंने बता दिया पहले भी। जबकि होम्योपैथी के अप्रोच इसमें क्या है, टू ट्रीट एलर्जी होम्योपैथी बिलीव्स इन इंक्रीजिंग द इंडिविजुअल इम्यूनिटी। अगर आपकी बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप हो जाए तो फिर उस इंडिविजुअल को जो है ना एलर्जी का रिस्पॉन्स नहीं होता। अगर आपका बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म जो है ना वो स्ट्रांग हो जाए तो एलर्जी गोज अवे। होम्योपैथिक आपके इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करती है, स्ट्रांग करती है, सो दैट यू कैन गेट रिड ऑफ दैट सिचुएशन। जो आपका सांस के जरिए आपके गेज एलर्जन गया तो आपकी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म इतना स्ट्रांग हो गया कि आपने उस एलर्जी का उस एलर्जन का असर नहीं हुआ आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में। होम्योपैथी ये करती है, ये बिलीव है और ये मेरा एक्सपीरियंस भी है और मैं इसका एक्सपीरियंस अपनी ज़ात पे भी कर चुका हूँ, अपने फैमिली मेम्बर पे भी कर चुका हूँ। तो दिस इज द मिथ एंड बिलीव कि होम्योपैथी आपकी। अच्छा, यहाँ पे मैं एक रिलेट करूँ एक थोड़ी सी बात वर्ल्ड वाइड इश्यू से। कोविड-19 का जो वायरस जिसको हम कहते हैं कोरोना वायरस, इट्स ए फ्लू वायरस और फ्लू इज वन ऑफ द टाइप ऑफ द वेरी सीरियस एलर्जी। ठीक है, और इसमें भी उन लोगों को ज़्यादा ये एलर्जी होती है जिनका इम्यून सिस्टम कम होता है। आप देखें इसीलिए कोरोना की कोई मेडिसिन नहीं है, इसका सिर्फ जो अब एंटीबॉडीज आई है तो एंटीबॉडीज क्या करती है, वैक्सीन जो आई है वो क्या करती है, वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है। एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करना मतलब ये है कि आपके डिफेंस मैकेनिज्म को उन्होंने स्ट्रॉन्ग कर दिया ताकि कोरोना आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को ज़्यादा वीक ना करे, तो आप उससे जना बच जाएं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर पेशेंस लिसनिंग। और अगर आपके क्वेश्चन एंड आंसर हैं लिखे हुए हैं तो मैं वन बाय वन उनको मैं एड्रेस करूँगा। और बैक टू द मॉडरेटर प्लीज। थैंक यू सो मच डॉक्टर गुल, बहुत इंफॉर्मेशन, अच्छी इंफॉर्मेशन आपने दी। अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। जी गुलनाज, आप मॉडरेट कीजिए आगे। क्वेश्चन था मेरा कि डॉक्टर गुल, जैसे अब एलर्जी के लिए यहाँ पे जो डॉक्टर्स हैं वो एलर्जी टेस्ट करते हैं जिसके बाद पता चलता है कि एलर्जी किस चीज से है। जी। तो हेम्योपैथिक में अगर कोई जाता है यानी पेशेंट, उसको नहीं पता कि उससे एलर्जी किस चीज से है, तो फिर आप लोग किस तरह डायग्नोस करते हैं कि इनको? अच्छा क्वेश्चन है। हम लोग इस तरह डायग्नोस करते हैं, जो मैं अपना तरीका बताऊँ, हर होम्योपैथ का अपना तरीका है, लेकिन जो कि मेरा बैकग्राउंड नॉलेज जैसे आपने बताया इम्यूनोलॉजी में भी है, वायरोलॉजी में भी है, और ज़्यादा एलर्जी जो होती है वो वायरस से बहुत ज़्यादा होती है, बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। तो मैं तो अपने हर पेशेंट को, अगर आपने टेस्ट कराया है तो उसकी रिपोर्ट मुझे दे दें, अगर नहीं कराया है तो आप करवा लें एलर्जी का टेस्ट। उससे ये हो जाता है कि हमें पर्टिकुलर पता चल जाता है कि इस पेशेंट को किस चीज़ से एलर्जी है, तो उसका ट्रीटमेंट बेहतर हो जाता है। डॉक्टर साहब, तो मैं तो टेस्टों में बिलीव करता हूँ, टेस्ट जरूर करना चाहिए, तो फिर हम डायग्नोसिस हमें इजी हो जाता है। मुझे क्वेश्चन ये है कि वो कलर एलर्जी आई होप आई सैटिस्फाई योर क्वेश्चन। ज़ैनब, नरिंदर आंटी का पहले हाथ रेस था। अच्छा जी, ओके, सॉरी जी नरिंदर आंटी। याद की होगा। मैं जानना चाहती हूँ, आप कहते हैं कि जो हेमोपैथिक है ये आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करती है। अगर आपको आवाज नहीं आ रही, नहीं आवाज नहीं आ रही, मुझे आपकी आवाज आ रही है। आ रही है मगर आपने कहा ना कि ये हेमोपैथी आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करती है। अगर अब मेरे को एलर्जी हो गई सीवियर तो मेरे को इमीडिएटली एंटी रिएक्शन
वो एलर्जी कोई भी चाहिए दवाई, तो मैं होम्योपैथिक पर जाऊंगी, वो पहले मेरा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करेंगे और मैं जो इमीडिएटली मुझे चाहिए वो तो खत्म हो गया, वो क्या करेंगे फिर? नहीं, तो मुझे जब आपको एलर्जी हो गई, हाँ, मैं ये कह जी रही हूँ कि बोलिए। अब मुझे हो गई, सीवियर हो गई, मैं एकदम आपके पास गई हूँ, तो आपने इंस्टेड ऑफ गिविंग मी द मेडिसिन फॉर एलर्जी, यू आर ट्राइंग टू इंक्रीज माय इम्यून सिस्टम। जी, तो व्हाट शुड आई डू? आई एम सफरिंग फ्रॉम दिस एलर्जी। देखिए इसमें ये होता है कि अगर एलर्जी हो गई है तो इंडिविजुअल को नहीं पता चला कि मुझे एलर्जी हो गई है, आप मेरे पास आए रेफर किया, तो मैं आपको दूंगा मेडिसिन, लेकिन वो मेडिसिन आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करेगी। वो आपकी जो सिम्टम्स है ना एलर्जी की, वो लो डाउन हो जाएंगी। लेकिन अगर आपको पता है कि मुझे सीजन एलर्जी है, अब सीजन कौन सा है, विंड का है, पोलन का है, किसका है, तो उसके मुताबिक अगर आपने टेस्ट कराया हुआ है तो फिर आपको उसके मुताबिक ट्रीटमेंट दिया जाएगा। जब हम कोई ट्रीटमेंट देते हैं होम्योपैथिक के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो हो गई आपको एलर्जी, पता चल गया मुझे हो गई, तो उसके बाद आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाएगा, तो वो आपकी एलर्जी के सिम्टम को रिड्यूस कर देगा, खत्म कर देगा, तो आपकी एलर्जी खत्म हो जाएगी। दैट इज स्लो प्रोसेस। हाँ जी, ये मैं बात आज के सेशन का नहीं है, लेकिन मैं इस पे बात करना चाहता हूँ। अगर आपने कर ही दिया, बड़ा स्लो प्रोसेस है, तो मेरे 30 ईयर के एक्सपीरियंस में होम्योपैथिक के मैं बता रहा हूँ, 30 ईयर्स में मैं भी टीचर रहा हूँ ओवर 25 ईयर, तो मैंने इसमें 30 ईयर में अपना होम्योपैथिक का मेथड ऑफ ट्रीटमेंट डिजाइन किया, जिसको मैंने नाम दिया रैपिड होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। तो इससे मैं कल मैडम उषा से बात कर रहा था कि बहुत सारे पेशेंट हैं जो मेरे पास आते हैं अगर फॉर किसी भी कंडीशन के लिए, और होम्योपैथ के पास उसी वक्त बंदा आता है जब वो चारों तरफ से ना खज्जर खुआर हो जाता है, खज्जर खुआर हो जाता है, कहता जी मैं तो सारे पासे फिर आए हैं, तो चलो फिर मैं ट्राई करना, मैं होम्योपैथी की है, मनु कोई फर्क नहीं है, बहुत स्लो प्रोसेस है। तो आई बिलीव कि माई method of treatment, which is called rapid homeopathic treatment, it is based on a combination and different types of potencies. 3 महीने से ज्यादा मेरे पास कोई पेशेंट नहीं रहा, कोई भी कॉम्प्लिकेशन हो, कुछ भी हो, सवाए आर्थराइटिस के, क्योंकि आर्थराइटिस जो कहना में बहुत कॉमन भी है, उसके बहुत मल्टीपल रीजन होते हैं, उसमें उन्होंने स्टेरॉइड के इंजेक्शन भी लगाए होते हैं। तो एलर्जी जी तो बात ही कोई नहीं है, वो स्लो ट्रीटमेंट ऐसा नहीं है। जब मैं कॉम्बिनेशन थेरेपी देता हूँ, even then you will take 3 months, but allergy should be recovered very soon if you take the allopathic medicine. मैं कहता हूँ मिनिमम, देखिए मिनिमम 3 months, अगर आपकी कंडीशन या तो खत्म हो जाएगी या नहीं होगी, 2 ही चांसेस है ना, या होगी या नहीं खत्म होगी, लेकिन मेरा नॉलेज और मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है जी वो खत्म हो जाएगी। लेकिन फर्स्ट मंथ आपको पता चल जाएगा कि आप पॉजिटिव साइड में जा रहे हैं या नेगेटिव साइड में जा रहे हैं। तो मैं जब भी किसी को देता हूँ ट्रीटमेंट, तो मैं उसको कहता हूँ जी आपने मुझे 15 डेज के बाद फीडबैक देना है, और मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट मोर देन 70 और 60% कहते हैं जी आई एम पॉजिटिव। तो उससे ये डायरेक्शन ऑफ ट्रीटमेंट मिल जाती है मुझे, सेकंड मंथ में मैंने क्या देना है और थर्ड मंथ में क्या देना। ठीक है जी, आई होप आई सेटिस्फाई योर क्वेश्चन। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट जी ज़ैनब, एनीबॉडी? जी गुल साहब, मुझे ये पूछना था कि कलर एलर्जी, मुझे हेयर कलर एलर्जी हो गई थी अभी कुछ दिन पहले, तो बहुत सीवियर थी पूरे सर में और बिल्कुल फेस पे। जी जी, तो इसका क्या जी मैम, देखिए ये जो हेयर कलर जो है ना, ये आते हैं केमिकल के साथ। अब ये केमिकल का मैंने इससे जिक्र नहीं किया कि हर बंदा केमिकल यूज नहीं करता, ये केमिकल एलर्जी होती है। अब उसमें जो कॉम्बिनेशन होती है हेयर कलर्स की, उससे हेड में दाने निकल आते हैं, और इट कम्स अंडर दिस स्किन एलर्जी, जिसको हम ब्रॉडली स्पीकिंग, तो ये स्किन एलर्जी होती है। तो अब जैसे मेकअप करते हैं बहुत सारे लोग, सभी खवातीन करती हैं, मेकअप करते हैं, तो मेकअप भी केमिकल बेस होता है। तो अभी पिछले दिनों मेरी बेटी ने कुछ पता नहीं क्या लगाया, मुझे तो पता नहीं है, तो क्रीम लगाई, उसके मुंह पे दाने निकल आए, तो मैंने कहा ये तो तुम्हें एलर्जी हो गई है।
तो मैंने उसे कहा कि सबसे पहले जो ये क्रीमें फेंक दो सारी, ये यूज़ नहीं करनी तुमने। अब पता नहीं वो पुरानी थी या क्या थी, जो जैसे भी था। तो ये आपने जो हेयर का बताया है, ये भी केमिकल बेस्ड है, या तो डेफिनेटली लोग देते ही हैं, एक्सपायर्ड नहीं होने चाहिए। तो अगर वो हो गई है तो फिर उसको स्किन एलर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रीट किया जा सकता है बेस्ड ऑन केमिकल्स व्हाट यू आर यूजिंग। तो आपको तो पता है, आप तो खुद होम्योपैथ हैं, कि हमारे तो है मसलन दूध की एलर्जी है, अंडे की एलर्जी है, तो हमने वो देनी है। तो जब हमें एजेंट पता चल जाए ना, तो फिर उसको इजी होता है केयर करना, ट्रीट करना। स्टार्ट तो सिम्टम्स की ज़ाहिर होम्योपैथिक तो है ही बेस ऑन के, मतलब आप पेशेंट का नहीं, उसके सिम्टम्स का इलाज होता है। तो आपने अभी बोला कि हम मरीज का इलाज करते हैं, मरीज का इलाज करते हैं ना उसका, तो वो मैंने यही कहा है कि वो, लेकिन होता है आज टेस्ट हो जाते हैं तो थोड़ा सा इजी हो जाता है। टेस्ट आजकल भी रिपोर्ट के साथ ही करते हैं, इजी हो जाता है। और मेरे जो मेथड ऑफ ट्रीटमेंट में उन्होंने बताया, रैपिड होम्योपैथिक चीजों में टेस्ट का बड़ा रोल, बहुत रोल है। अब मैं सर जो आपकी टेस्ट कराता हूँ जब मैं, तो फिर उसकी रिपोर्ट लेता हूँ, तो फिर मैं एग्जैक्ट प्रिस्क्रिप्शन देता हूँ। पहले मैं जनरल देता हूँ, फिर मैं एग्जैक्ट जो है ना प्रिस्क्रिप्शन देता हूँ, मेडिसिन देता हूँ, जो कि रिजल्ट में आया है सॉरी। तो उससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। उससे होम्योपैथिक का ये जो क्लासिकल बिलीफ है ना कि होम्योपैथिक इज ए वेरी स्लो ट्रीटमेंट, ये मैंने इसको निगेट कर दिया है। और आई एम गोइंग टू राइट ए बुक ऑन दैट। और जो कॉन्सेप्ट ऑफ होम्योपैथी है यहाँ की, उसे मैंने अप्रूव भी ले ली है। तो मैं क्योंकि उनको ऑब्जेक्शन था कि जी मैं कॉम्बिनेशन थेरापी क्यों करता हूँ, क्योंकि सिंगल रेमेडी जो है ना वो बहुत क्लासिकल वर्क नहीं करती। तो पहले हो सकता था, लेकिन पहले हो जाता आजकल हो सकता। उसकी वजह मैं बताता हूँ, उसकी वजह मैं बता दूं कि इतनी चुकी हुई है लोगों में कि लोग हर किस्म की टूने टोटके घर का नुस्खा, होम्योपैथिक नुस्खा, डॉक्टर का नुस्खा, हकीम का नुस्खा इस्तेमाल करके जब वो सारा कुछ कर लेता है, तो फिर कहते हैं जी अब मैं तो सारा कुछ करता हूँ, अब क्या होगा। तो होम्योपैथ तो मैंने पहले भी कर लिए। तो उसके लिए टेस्ट ज़रूरी होता है कि आपने, अब हर होम्योपैथी अप्रोच डिफरेंट है। अब मेरे पास एक परसों कॉल आई थी कि जी मुझे एक इंडिया से, नथिंग अगेंस्ट एनीबॉडी, इंडिया से एक मेरा होम्योपैथिक ट्रीटमेंट हो रहा है, और उसे हर्निया था। तो हर्निया काफ़ी एडवांस था। तो उसने कहा जी ट्रीटमेंट हो जाएगा। मैंने सारी उससे जब उसकी प्रॉब्लम की सेशन लिया सारा उसका कंसल्टेशन का, तो मैं कहा जी इस कंडीशन में आपको सर्जरी करानी पड़ेगी, होम्योपैथिक सीन नहीं करेगी। उसने कहा जी मुझे तो, अब आप समझ जाएंगे इस बात को, मैं जैनब आपसे बात कर रहा हूँ पर्टिकुलरली, कि उसने, डॉक्टर ने मुझे पहले लाइकोपोडियम दी 30, फिर दी 200, और उसके बाद दी 1 m, और आजकल मैं ले रहा हूँ 10 m लाइकोपोडियम। बहुत ज्यादा। माय गॉड। अब आप समझे, मैंने 10 m 30 ईयर में कभी यूज नहीं की। अच्छा 1 m, CM और 10 m, ये बाकी लोगों को पता नहीं चलेगा कि ये होती है होम्योपैथी की पोटेंसी, कहते हैं इसको, कहलाती हैं ज़ाहिर, जिस तरह में भी 250 हाँ, जैसे होम्योपैथी, जैसे एलोपैथी में 250 मिलीग्राम, 500 मिलीग्राम या 1000 मिलीग्राम होती हैं। 10 m तो मैंने आज तक यूज नहीं की, और ये यूज करनी थी चाहिए। और 30 भी मैंने यूज नहीं, क्योंकि 30 काम ही नहीं करती। तो मैंने उसको कहा भाई या तो आप उससे कंटिन्यू रखो, मैं तो आई एम सॉरी, मैं बीइंग एन होम्योपैथिक वेरी ऑनेस्ट टू यू, कि मैं इस केस में जो है ना आपको ये नहीं कहता मेरे बड़े साल है, मैं आपको कौन यहाँ हो जाएगा, आप मुझे फीस दोगे, आप दवाई ले जाओगे, आप ठीक नहीं होगे, तो मैं बदनाम नहीं होगा, होम्योपैथी बदनाम होगी कि जी होम्योपैथिक मैंने लिया था तो मैं ठीक नहीं हुआ। तो मैंने उससे कहा भाई आप जाओ सर्जरी कराओ, और उसके बाद मुझे आना और फिर बताना, फिर उसका जो है ना, अगर मैश का कराओगे हर्निया तो रिलैप्स हो जाएगा, दोबारा हो जाएगा। अगर मैश का नहीं कराओगे, दूसरा तरीका है, तो फिर वो स्टेबल हो जाएगा। लेकिन उसके बाद एहतियात और फिर होम्योपैथिक मेडिसिन लोगे तो आपका जख्म ठीक हो जाएगा, उसकी मैं गारंटी देता हूँ आपको। लेकिन इस सूरत में अगर आप मुझे कहेंगे होम्योपैथिक, वो बहुत जरूरी है,
मतलब हम लोग जी ये एक्सपीरियंस के चक्कर में उनको बेचारों को मुर्गा बनाते रहे, बकरा, और वही ना, वो सही। मैंने उसको हाँ, ये मदद कर ली, जो मैंने राइट कहा नहीं। ट्रीटमेंट है उसी ही तरफ गाइड कर देना चाहिए जी सबसे पहले, क्योंकि तो सबके इसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझती हूँ अल्लाह ने हर उसके अंदर, या गॉड हम कहते हैं कि गॉड ने, कि हर चीज में शिफा रखी है। तो ये शिफा बिल्कुल सब में है। लोग होम्योपैथिक पे बिलीव नहीं करते। मैंने खुद किया, इसीलिए कि मैंने इलाज कराया पहले जी और मुझे सही हुआ लगा, तो मैंने खुद फिर इसको पढ़ा शादी के बाद, बल्कि जी बच्चे जी होने के बाद, जी कि सिर्फ इसलिए कि मुझे इस पे बिलीव था। और बहुत से लोग नहीं करते बिलीव, लेकिन ये है कि बहुत चीजों का बहुत अच्छा इलाज है, बहुत अच्छा जी, और परफेक्ट है, परमानेंट है। परफेक्ट है, और बहुत ही आसान, और बहुत ही, मतलब पाकिस्तान में तो मैं देखूं तो बहुत चीप है। बहुत चीप है। तो अच्छा हम अब मैं और मैं खुद एलोपैथिक जब मैं डॉक्टर थी, 1 साल पढ़ा मैंने हाँ एलोपैथिक, हाँ मैं मेडिकल में रही हूँ 1 1.5 साल पढ़ के, फिर मैंने एलोपैथिक छोड़ के होम्योपैथिक किया है। तो जी जिस तरह के डॉक्टर हनीमैन ने अब इन्होंने किया था, वो भी एलोपैथिक ही डॉक्टर थे, हेलो, और वो शिफ्ट होके जो जो होम्योपैथिक फाउंडर है आए। होम्योपैथ का, जो फाउंडर है वो एलोपैथिक वो डॉक्टर था। एलोपैथिक डॉक्टर थे उसने वो। एलोपैथिक ट्रीटमेंट छोड़ के लोगों को, वो एलोपैथिक डॉक्टर थे, डॉक्टर है सैमुअल हैनीमान, ही वाज ए जर्मन। हाँ, उसने इलाज ये शुरू किया था अपने पेशेंट को। डॉक्टर साहब हम लाइव जा रहे हैं और कुछ लाइव लोगों ने क्वेश्चंस भी किए हैं, हम वो भी ले लें साथ साथ। हाँ ले 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 वरिंदर जी का कर ले। जी बस हो गया मेरा, वो मैंने बस हेयर एलर्जी के लिए पूछना था कि जी वो मुझे बहुत ज्यादा सीवियर हुई, तो मैंने कहा मैं तो जी जी थैंक यू। आप मुझे जो है ना वो इंडिविजुअल कॉल करेंगे तो मैं आपको बता दूंगा। थैंक यू सर, थैंक यू, जज़ाकल्लाह। जी हाँ जी डॉक्टर साहब, फूड एलर्जी का भी है होम्योपैथिक जी, फूड एलर्जी का बहुत ज़्यादा है जी। अब डिपेंड करता है कि आपको फूड का खुद पता होगा कि आपको किस फूड से एलर्जी मेरे है। को तो तो नहीं है एक्चुअली, मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन को है, एक को है पीस से एलर्जी, जी तो उसको तो काफी तकलीफ हो जाती है पीस से, एकदम लिप्स सूज जाते हैं और गले में खराश होती है। तो पल्सेस हाँ का जी, ठीक हमने है। टेस्ट कराया तो पल्सेस का तो नहीं आया जैसे दालें हैं, पर वो खाती है तो जी उसको गले में खराश होती है, तो वी हैव स्टॉप्ड गिविंग हर दालें और ये जी चीजें। अच्छा, तो तो मटर खाने से उसका ज़्यादा होती है। मटर तो उसका बुरी हालत हो जाती है, लिप्स एकदम इतने सूज जाते हैं और गला, आवाज बंद हो जाती है। तो नहीं, वो मटर तो वो किस कंडीशन में, मतलब चावलों में मटर डाले हों या पके हुए किसी मटर हों? चीज में मटर हो, मतलब कोई मटर का वो क्या कहते हैं पाउडर भी किसी चीज में हो, उसको एलर्जी हो जाती है। इसका है ट्रीटमेंट, क्यों नहीं है जी, बिल्कुल। और होम्योपैथी करती है, बिल्कुल करती है। ठीक है, फिर मैं आपसे कांटेक्ट करूंगी। और एक दो हमारे छोटे बच्चे हैं तो उनको मीठा खाने से एलर्जी होती है, स्किन में उनको ना, जैसे थप्पड़ कहते हैं पंजाबी में, वो निकल आते हैं। हाँ जी, थप्पड़ कहते हैं, नहीं थप्पड़ कहते हैं, थप्पड़ कहते हैं, थप्पड़ 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 नहीं थप्पड़। नहीं हाँ जी थप्पड़ थप्पड़ हाँ थप्पड़ जी, हाँ वही, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, वही वो कहते हैं। निकल आते हैं। मीठा मीठा अच्छा खाते जाते हैं तो उनको ये हो जाता अब यहाँ पे क्वेश्चन ये होता है कि मीठा किस फॉर्म में खाते हैं? चॉकलेट खाते हैं तब पढ़ते हैं, या चीनी खाते हैं तब पढ़ते हैं? है। एनी एक किसी चीज से भी, और छोटे को तो रेजन खाने से, उसको अभी हुआ है 2 साल का है, रीजन तो रेजन उसने एक दिन ही खाया, पर रेजन से उसको मैं सोच रहे थे कि उसको किस चीज से हुई, तो फिर याद आया कि एक दिन उसे रेजन्स बहुत ज्यादा खा लिए थे। हाँ, रेजन जो है ना वो ड्राई होते हैं, ये अंगूर होते हैं, तो किशमिश जिसको हम कहते हैं। हाँ तो किशमिश, अब हाँ आपको जी। पता है, तो सबसे अच्छा रेजोल्यूशन ये है कि आप उसको हाँ वो तो हम अवॉइड करते अवॉइड हैं, करें। अवॉइड तो करते ही हैं, पर बच्चे हैं ना तो कभी कभी मन कर आता है उनको, नहीं, इसमें ड्राई तो नट्स आई भी वाज आ जाते थिंकिंग। हैं, ड्राई नट्स भी आ जाते हैं। किसी को बादाम से एलर्जी है, किसी को काजू से, किसी को अखरोट से, तो बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो मैंने जैसे पहले बताया कि इंडिविजुअल को खुद पता चल जाता है कि मुझे एलर्जी किससे। सबसे पहले फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है कि उस कंडीशन को आप ख़त्म करें। अगर किसी हाँ को वो चीनी से है तो चीनी ना दें, मीठे से है चॉकलेट ना खाएँ, चॉकलेट से बहुत ज़्यादा एलर्जी होती है।
बहुत ज्यादा एलर्जी होती है। नहीं, चॉकलेट से तो नहीं, मीठे, एनी फॉर्म ऑफ मीठा उसको ठीक। होती है। तो उससे बचाएं, और उसके अलावा अगर आप कुछ और पूछना चाहती है फिर मैं आपको इंडिविजुअली बताता हूँ। ठीक, थैंक यू सो मच। जी मैडम गुलनाज। जी डॉक्टर गुल, मैंने ये पूछना था कि आप कह रहे हैं कि जैसे किसी को एलर्जी है तो उसका इलाज हो जाता है। इलाज का मतलब ये है कि वो चीज वो यूज कर सकता है या कैसे वो? नहीं, ट्रीटमेंट हो जाएगा ना जब, तो उसके दौरान फिर वो यूज करेगा उसी चीज को। तो अगर उसको रिएक्शन नहीं होगा दैट मीन वो ले सकता है। अगर फर्ज के जैसे इन्होंने अभी बताया कि वो मीठे से एलर्जी है, तो अगर ट्रीटमेंट दिया उसके बाद मीठा खाया फिर वो रिएक्शन नहीं हुआ, तो है तो ये बॉडी का रिएक्शन ही। जब वो रिएक्शन नहीं हुआ तब फर्क नहीं पड़े, उसको इस समय ठीक हो गया। नहीं, मेरा मतलब है कि आप ये जो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट है ये यूज करने से वो जो एलर्जी है वो खत्म हो जाती है? जी खत्म हो जाती है। डॉक्टर साहब मेरा क्वेश्चन है, मेरा काफी अरसे से मुझे एलर्जीज हैं, सारे टेस्ट करा पता नहीं चल रहा किस चीज से है। जो पॉसिबिलिटी थी वो डॉक्टर ने सब कह दिया, स्पेशलिस्ट ने कहा कि मुझे खुद मॉनिटर करना है, तो पता नहीं चलता। मेरा इस वक्त भी गला बिल्कुल पका हुआ है, अंदर जैसे से हो जाते हैं। तो अगर मेरे जैसा बंदा आपके पास आता है और वो कहता है कि जी मैंने सारे टेस्ट करा लिए हैं, सब क्लियर है, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा एलर्जी है। एक तो मुझे पता है मुझे नेगेटिविटी से एलर्जी है, और इर्द गिर्द बहुत नेगेटिविटी होती है, बहुत से नेगेटिव लोग मिलते हैं उनसे एलर्जी हो जाती है, उनके आइडिया से हो जाती है। आपकी इसी बात से मैं कहता हूँ एक सेंटेंस, नथिंग टू ऑफेंड एनीबॉडी, कोई अपना जाति इसमें ना ले, कि यार मनु ऐसी शक्ल तो जड़ी न एलर्जी। ऐसे होता है ना, हम कहते हैं यार ऐसी से आवाज तो मनु एलर्जी हो जाने, मैं ऐसी आवाज सुनने से मनु पता नहीं क्यों हो जाना। मतलब दिस इज टाइप ऑफ रिएक्शन ऑफ योर बॉडी कि आप कैसे। अब इसको मैं लेता हूँ इमोशनली, कि आपके इमोशंस को काबू करते हैं हार्मोन्स। और होम्योपैथी क्या करती है कि आपके उस हार्मोन को जो उस वक्त स्टिमुलेट हो जाता है, इस टाइप ऑफ हेट्रेड, तो उसको काबू करना, उसको कहते हैं अपने हार्मोन बॉडी के जो सिक्रीट होते हैं उसी वक्त उसको कंट्रोल करना, बैलेंस करना है। तो फिर ना तो आपको उसकी आवाज से एलर्जी होगी, ना उसकी शक्ल देखने से एलर्जी होगी। नहीं डॉक्टर साहब, आपका जो क्वेश्चन है, आपके गले में एलर्जी है? मेरे गले में नहीं, मुझे एलर्जीज हो जाती हैं और उससे फौरन मेरा गला पक जाता है। गला पक जाता है, फौरन पक जाता है। मैं जैसे ही बाहर जाती हूँ, हम सब इकट्ठे हैं, किसी को पता नहीं चलता, लेकिन मेरा गला पक जाता है। मैं जितने भी केमिकल्स हैं इनसे मैं बहुत दूर रहती हूँ। इवन जो हैंड सैनिटाइजर्स वगैरह हैं, कई मेरा गला उसी वक्त वो हो जाता है, रैशेस हो जाते हैं मुझे। अच्छा। तो आई नो कि इम्यून सिस्टम पे मुझे काम करना है अपने, वो मैं कर, वो वीक है और पिछले 2 साल से बहुत ज्यादा हो गया। कई दफा मेरे हाथ हो जाती। मैं इम्यून सिस्टम में काम करने के लिए आपको एक घर का नुस्खा बताता हूँ जो बेस्ट है। बिफोर गोइंग टू एनी अदर ट्रीटमेंट, ये सब अपनी वो जो है ना कुत्ते में बांध लें, कहते हैं गांठ बांध लें। हल्का सा नीम गर्म दूध का आधा, अगर ज्यादा नहीं पीते हैं, आधा कप दूध का ले, नीम गर्म करें और उसमें एक चुटकी मिक्स करें और उसको पी लें। डेली ना पिए। आपकी आवाज कट गई जी, असली जगह पे आवाज कट गई थोड़ी सर, दोबारा बताएं। मैं दोबारा बता रहा हूँ कि 1 कप दूध लें नीम गर्म, उसमें चुटकी सी हल्दी डाल दें, हल्दी, रोज ना पिए, एक दिन वाला दूध पिए, तो देखें आपका इम्यून सिस्टम कितना स्ट्रांग हो जाए। गोल्डन मिल्क गोल्डन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको बिल्कुल गले में खराश हो जाए। मैंने ये निशान बताया, चुटकी से हल्दी, थोड़ी सी, ठीक है। ये बेस्ट ट्रीटमेंट है टू इम्प्रूव द इम्यून सिस्टम ऑफ योर बॉडी, ठीक है जी। और मैं बता रहा था जब ने मेरे साथ क्वेश्चन किया था कि इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी अदर थिंग, मैं मेडिकल यूनिवर्सिटी में जब पढ़ाता था वहां पे, तो उस वक्त
मैं उनको बायोलॉजी और सॉरी माइक्रोबायोलॉजी और बैक्टीरियोलॉजी और इम्यूनोलॉजी पढ़ाता था। अब कहाँ होम्योपैथिक डॉक्टर और कहाँ मेडिकल यूनिवर्सिटी, लेकिन वो लोग ये समझते कि मैं डबल एमडी हूँ, यानी उनको मैं ऐसे पढ़ाता था कि उनको पता नहीं चल रहा था कि मेरी ओरिजिनल क्वालिफिकेशन क्या है, लेकिन मेरे नॉलेज ने, मेरी पीएचडी ने इतना मुझे स्ट्रॉन्ग कर दिया कि मैं उनको बेटर देन एमडी प्रोफेसर मैं उनको टीच कर रहा था। तो वो बच्चे जो इतना खुश होते थे, मेरा लेक्चर कभी मिस नहीं करते थे, बल्कि यूं कह लें कि मैं अपने मुंह से मियां मिठू बन रहा हूँ कि मैं हॉट फेवरेट था वहाँ पे प्रोफेसर उस यूनिवर्सिटी में। लेकिन बाद में फिर मैं इधर आ गया, कनाडा में आ गया, तो बस ऐसे ही चल रहा। जी यानी आपने कहा था कोई लाइव क्वेश्चन भी है? जी वो शशि जी करना चाह रही हूँ क्वेश्चन। गुलनाज आप म्यूट हो। शशि जी का कह रही थी। जी 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 शशि जी आपका क्या शशि क्वेश्चन? जी म्यूट है आप। आशा म्यूट जी मेरे है। ख्याल में करना चाह रही हैं। जी जी आशा जी म्यूट है आप। हाँ जी, can you hear me now? जी Good. I'm so delighted that a homeopath is saying rapid cure. homeopathic treatment. हाँ, because mostly my impression has been कि जितना भी टाइम लगेगा उतना वो जो कुछ है आपके अंदर बाहर निकल जाएगा, तो इसलिए डोंट वरी। वो बाहर निकलने में कंडीशन और भी खराब हो गई थी। जी I've suffered with allergies all my life, so I'm just relating. तो यहाँ पे फिर उन्होंने वो टेस्ट भी किए, तो throughout my working years I had those injections whatever I was allergic to. जी And when I always believed in homeopathy, but I had a bad experience कि वो reaction इतनी severe हुई कि मेरी back ache और भी खराब हो गई थी, तो then I had to go back to allopathy. But the thing is, if there is a rapid cure, I firmly believe that there is something there. So you have to know. I wish I was one of your students, then I would be listening to something very positive like today. आप अभी बनने में शुरू, अभी बनने हाँ में बिल्कुल, शुरू, हाँ वही मैं कह रही हूँ आज कि बन गए ना? बस आज बन गए। तो आप से आज बात करूंगी तो आप बताइएगा। मुझे environmental allergies and as you were saying cold की and those kind of things, dust, and if I see dust I run rather than मेरी attack तरह, it. मेरी हाँ, तरह। हाँ, so यही problem है, and my husband has something very severe, and that is dealing with his condition Parkinson. ओ पार्किंसन, अच्छा। हाँ, so उसके लिए भी ट्राई किया था मैंने, but homeopathy drops दी थी, but I think I have to. पार्किंसन तो काफी पुराना होगा। So मैं आपके पास आऊंगी, या कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं? I would love to have. आजकल तो मैं सिर्फ टेलीफोनिक कंसल्टेशन करता हूँ, क्योंकि कोविड की वजह से फिजिकल कंसल्टेशन अलाउड नहीं है। नो विजिट पॉलिसी है हमारे घरों में भी और बिल्डिंग में भी, तो मैं टेलीफोनिकली कंसल्टेशन करता हूँ। और ये एक वीन है जिसे मैं देख लेता हूँ, और फिर जो है ना वो लोग आके जो मुझसे ले लेते हैं, मैं फिर उनको दे देता हूँ मेडिसिन। तो आप भेज देते हो मेडिसिन? हाँ भेज देता हूँ, मैंने एजेक्स में, नियाग्रा में और नॉर्थ शॉर्ट में, मेरे मिल्टन में वो काफी पेशेंट हैं, उनको मैं बाय पोस्ट भेज देता हूँ। ग्रेट, तो फिर मैं गुलनाज से आपका एड्रेस वगैरह ले लूंगी, then we आप can. मेरा नंबर ले लेना उनसे, अगर आप कहते हैं तो मैं अपना नंबर रिपीट करता हूँ फॉर द बेनिफिट ऑफ एवरीवन। मेरा टेलीफोन नंबर है जी 437 225 1 second. 437 225 1974 1974. Okay, 74. wonderful. And Dr. Gul. Dr. Gul, हाँ तो लिखिए. Okay, because it will take time for you also to ask what the condition is. So हाँ जी, मैं डिटेल जो है ना आपसे फिर वो क्वेश्चन आंसर होगा, क्योंकि जब तक उसकी डिटेल हमें नहीं पता चलती इंडिविजुअल से बात करने के बाद, तो हम मेरी तो शुरू से ये आदत है कि मैं
बगैर बात किए कभी किसी को ब्लाइंड नहीं, जैसे मैंने एक्चुअली में बताया कि उस आदमी ने मुझे कॉल किया, उसने कहा जी मैं 6 महीने से कोशिश कर रहा था आपसे बात करूँ ना करूँ, करूँ ना करूँ, आखिर मैंने आज कर ली। मैंने कर ली तो मैंने आपको गाइड कर दिया। तकरीबन 1 घंटा मेरी उससे बात हुई। तो आखिर में उसने मुझसे पूछा कि आपकी फीस कितनी है? मैंने कहा कि कोई फीस नहीं है, टेलीफ़ोन करने के कोई पैसे नहीं है। तो ठीक है, थैंक यू, दैट्स गुड टू थैंक यू हियर। शशि जी। हाँ, दर्शन जी कुछ पूछना चाह रहे हैं, शशि अनम्यूट करें दर्शन जी। म्यूट करो। ओके। हाँ जी मुत्ता साहब। हाँ जी, क्वेश्चन हैगा भाई, I get sometimes sneezing with the spices. अच्छा। Yeah. Every time I'm fine. Whenever try to take first bite, as soon as I put it in my mouth, I guess I breathe a little bit, and then after that I'll start sneezing, and then my nose starts running, and then also like my nose starts running with yogurt as well. Yeah. So अच्छा, खाना खाना तो फिर स्नीज शुरू हो जाने स्नीज। And then also sometimes if I use this peanut butter sandwich, हाँ जी, हाँ जी, yeah, I get sneezes too. हाँ, पीनट बटर नाल बहुत नहीं हो, तानू पीनट नाल एलर्जी है तानू ते देयर इज अ ट्रीटमेंट, ऐसी कोई गल नहीं। Okay. होम्योपैथी हैज solid treatment for that. Oh, that's good. Okay, I'll get in touch with you then. Sure, whenever. All right. Yeah. Hopefully, if restrictions are a little bit open, like by summer, then you can see me also. then I'll come to Toronto. Yeah. जी. थैंक यू मिता जी। Okay. जी मिता जी। Yeah. थैंक यू डॉक्टर गुल। बहुत सारी चीजें आपने अच्छी अच्छी बताई हैं और नेगेटिविटी का इलाज भी आपने बताया। हाँ जी। मैं एक हीलर हूँ और मैं बहुत सारे चीजें नेगेटिविटी के उसके लिए बताती रहती हूँ। तो उनमें सबसे बड़ा ये होता है, कभी भी आप किसी भी डॉक्टर के पास जाते हो तो सबसे बड़ा पॉइंट जो होता है आपकी नेगेटिविटी का इलाज डॉक्टर को ट्रस्ट करने से होता है, डॉक्टर के ऊपर विश्वास रखने से होता है। एनीवेज, तो मैं बहुत ज्यादा होम्योपैथी में बिलीव नहीं करती थी, बट समहाउ मुझे एक दो एलर्जीज थी, जैसे कि टेम्परेचर फ्लक्चुएशन एलर्जी थी। मॉर्निंग में मुझको अर्ली मॉर्निंग बहुत स्नीजेस होती थी। तो मुझे लगता है कि मुझे शायद होम्योपैथिक मेडिसिन से ही, मेरे बड़े अच्छे फ्रेंड हैं चंडीगढ़ में डॉक्टर थिंड, और उनसे मेरी डिस्कशन भी होती रहती थी। तो रैपिड की बात हुई तो मैंने उनसे एक बार डिस्कशन किया था, तो ही टोल्ड मी कि होम्योपैथी में भी बहुत रिसर्च होती है। जैसे पहले होता था ना, होम्योपैथिक मेडिसिन जो लेता था उसको प्याज खाना मना था, कॉफी पीना मना होता था। तो मैंने उनसे पूछा कि आप कुछ मना नहीं करते हैं? तो उन्होंने कहा कि बहुत रिसर्च होती है और आजकल हर एक टाइप की इलाज है उसमें। पर रिसेंटली मैंने एक आर्टिकल पढ़ा तो उसमें होम्योपैथी को उन्होंने कहा कि इट इज नॉट अ पैथी एट ऑल, ये प्लेसिबो इफेक्ट से लोग ठीक होते हैं इसमें। तो आप बताइए उसमें आप क्या कहते हैं? जी, आपके दोनों पॉइंट बड़े वैलिड हैं और मैं वन बाय वन एड्रेस करूंगा, कोशिश करूंगा कि अगर आपने नाम लिया प्लेसिबो का तो आपको पता होगा प्लेसिबो क्या होती है, ठीक है ना? तो होम्योपैथी जो है ना वो प्लेसिबो इफेक्ट नहीं है। अगर कोई मेडिसिन ना दें, हम ऐसी गोलियां डाल के दे दें, कुछ उसमें मेडिसिन ना पड़ी हो, हमने कह दी ये होम्योपैथी मेडिसिन है, तो दैट इज प्लेसिबो विदाउट एनी ड्रग। अब मेरे पास तकरीबन 1000 के करीब मेडिसिन बनी है, तो उसका इफेक्ट होता है टू सम एक्सटेंट, बात का होता है किसी एक आधे इंडिविजुअल पे होता है। मैं कहता हूँ 0.1%। बाकी होम्योपैथिक मेडिसिन जो है ना वो जो है प्लेसिबो इफेक्ट नहीं है। अगर आप देते हैं हमें, जैसे मैंने बताया आपको रैपिड होम्योपैथी का, तो कॉम्बिनेशन होता है। मेरा एक ट्रीटमेंट जो है ना कम से कम मिनिमम 6 से 7 दवाइयों पे मुश्किल होता है जो कि प्योर होम्योपैथिक होती है, तो वो मैं देता हूँ तो उससे इफेक्ट होता है। जो आपने बताया सुबह सुबह स्नीजिंग होती है,
आपका बिलीफ नहीं है, आपका बिलीफ। अच्छा, दूसरी बात आपने की कि डॉक्टर कहते हैं जी प्याज ना खाओ और कॉफी ना लो। पहले कहते थे ना होम्योपैथिक डॉक्टर कि प्याज मत पहले खाओ, कहते थे प्याज कॉफी जो है मत ना, पियो। प्याज आपको बताऊं उसको उसका बोटेनिकल नेम क्या है, इलियम सीपा। और इलियम सीपा जो है ना होम्योपैथिक मेडिसिन है, प्याज से बनती है। प्याज काटे तो आंखों से पानी निकलना शुरू हो जाता है। और सबसे पहले जो डॉक्टर सैमुअल हॉलीमैन था जिसने होम्योपैथिक को फाउंड किया था, उसने कहा जी प्याज जब काटते हैं तो आंखों से पानी निकल आता है, तो अगर इसको हम एज ए होम्योपैथिक मेडिसिन यूज करें तो होम्योपैथिक का मतलब क्या है कि सिमिलर क्योर सिमिलर, सिमिलियस सिमिलिबस क्यूरेंटर। ये जर्मनी का एक फ्रेज है कि सिमिलर क्योर सिमिलर। तो लोहे को लोहा काटता है, लोहे को लोहा काटता है। तो जब आपके नाक से पानी निकलता है, आपकी आंखों से पानी निकलता है, तो ऐसे पेशेंट को हम देते हैं इलियम सीपा। तो मैं तो बिलीव नहीं करता, मैं अभी आज दोपहर में प्याज काट के आया हूँ, मेरी वाइफ ने कहा काटो, और मैं 8-10 प्याज काटा और मेरी आंखों से पानी ऐसे बह रहा है जैसे मैं अपनी माँ के फौत हुए रोया था। तो 12 वो इलियम सीपा है। तो मुझे पता है इलियम सीपा हम देते हैं उसको जिसका नाक बहता है या आंखों से पानी निकलता है, तो वो ठीक हो जाता है, परमानेंट ठीक हो जाता है। और दूसरी बात आपने कही कॉफी, कॉफी मैं नहीं कहता हूँ ना लें, क्योंकि कॉफी में होती है कैफीन और लोग यहाँ पे कॉफी बहुत पीते हैं। कॉफी इज एन एंटीडोट टू होम्योपैथिक मेडिसिन। स्मोकिंग ना करें, तो उसमें होती है निकोटीन। निकोटीन इज एन एंटीडोट फॉर द होम्योपैथिक ट्रीटमेंट, होम्योपैथिक मेडिसिन उसके असर को रोक देती है। कैफीन और निकोटीन दोनों वो इसलिए कि क्योंकि होम्योपैथिक मेडिसिन अल्कोहल बेस्ड होती हैं, इसलिए जी अल्कोहल बेस्ड होती है, वो उनके असर को स्लो डाउन कर देती है। तो इससे मैं जिस भी पेशेंट को देता हूँ उसको मैं कहता हूँ कि जी आप, वो पूछते हैं जी एहतियात क्या है, मैं कहता हूँ जी आप कॉफ़ी ना पिए और चॉकलेट ना खाएं और सिगरेट पीते हैं सिगरेट छोड़ दें, और बाकी जो है ना आप स्मोक करते हैं वो छोड़ दें, और हुक्का पीते हैं हुक्का छोड़ दें। तो ये 3 एहतियातें मैं बताता हूँ। तो इन तीनों एहतियातों के साथ साथ प्लेसिबो इफेक्ट पहले ज़माने में काम करता था जब लोगों में ड्रग इंटॉक्सिकेशन नहीं होती थी, उस वक्त करता था, लेकिन आजकल नहीं करता। अब मैं आपको अपना ज़ाती तजर्बा बताऊं कि अक्सर मेरे पेशेंट मुझे कहते हैं जी कि तुसी ते अद्धा सानू हुणी ठीक कर देता। दैट इज ए प्लेसिबो इफेक्ट। आप जब तक मरीज की बात सुनेंगे नहीं ना, आप जब तक उसकी मर्ज की तह तक नहीं जाएंगे, तो इसीलिए हम कहते हैं जैसे डॉक्टर जैनब ने कहा कि हम मर्ज का नहीं मरीज का इलाज करते हैं। तो मरीज ठीक होता है जब आपको सुने, आप उसको सुने, आप उससे पूछे, आप उससे प्रोब करें कि क्या होता है क्या नहीं होता, तो तब जाके वो ठीक होता है, फिर दवाई असर करती है जाके। जी, आई होप आई आंसर्ड द क्वेश्चन। yes, I understand homeopathy is a symptomatic treatment और इसमें totally symptom based है, तो आप उसको जी मैं दोबारा कह रहा हूँ कि मैं सिर्फ सिम्टम में बिलीव नहीं करता, सिम्टम प्लस पैथोलॉजिकल टेस्ट ये मेरा है, ये मेरा बिलीव है, क्योंकि मैंने मेडिकल कॉलेज में पढ़ाया है और मैंने पैथोलॉजी पढ़ी है, मैंने एमफिल की है इसमें माइक्रोबायोलॉजी में, उसके बाद मैंने पीएचडी की है। तो जब भी मैं टेस्ट की बेस पे ट्रीटमेंट करता हूँ उससे मुझे फौरन रिजल्ट आते हैं। जी जी डॉक्टर गुल, मदर अंकल ने जाना है, तो मदर अंकल, मदर अंकल आप हैं? मदन अंकल काफी देर से कह रहे थे कि उनका क्वेश्चन है। Okay, I'm coming back. I was going to leave. जी मदन अंकल आपकी बारी आ गई। डॉक्टर साहब, everything has been said already. सभी कुछ बात हो चुकी है, मेरी कोई ऐसी बात नहीं। मैं आपने जो कहा ना दूध में थोड़ी सी हल्दी, जी ज्यादा को कोई नुकसान तो नहीं होता? सर जी ज्यादा अगर लेंगे ना तो उससे ये गर्म होती है, इट डिपेंड्स कि उससे मैदे में जलन शुरू होता है, नुकसान तो नहीं होता, लेकिन मैं थोड़ी सी डालने का इसलिए कहता हूँ कि जब आपने 2-3 महीने इस्तेमाल कर दिए ना तो इससे थोड़ी मिकदार, क्योंकि होम्योपैथिक बिलीव करती है कि
और 10 डेज से करना हमने। आप जितनी जी जी डॉक्टर साहब, मैं तकरीबन आधा चमचा हल्दी का दूध में डालता हूँ, आधा चमचा सही बहुत ज्यादा है, आधा चमचा ज्यादा है। ये ना मेरा वो लूक वार्म ना, तो मेरा दूध उबला हुआ होता है, मैं दूध को उबालता हूँ, हाँ जी, फिर उसमें आधा चमचा हल्दी डालता हूँ, या कभी मैं जब दूध उबलता है उसके साथ डाल देता हूँ आधा चमचा। ठीक है। और कभी कभी मैं उसमें एक चमचा या आधा चमचा घी का भी डाल देता हूँ, कभी कभी, नॉट रेगुलरली। जी जी। तो मैं ये पूछ रहा हूँ उसका कोई नुकसान तो नहीं है? उसका नुकसान नहीं है, अगर एज लॉन्ग एज योर बॉडी इज एडजस्टेड टू दैट, आप अगर उसको टॉलरेट करती है आपकी बॉडी, तो देयर इज नो हार्म इन दैट। दैट्स गुड। ये इसका बस एक ये चीज होती है कि ड्राइनेस बहुत करती है। आप अच्छा करते हैं इसके साथ या तो ऑलिव ऑयल, मैं ऑलिव ऑयल कहना चाहता था कि ऑलिव ऑयल अगर डाल दें तो दैट इज द बेस्ट। और काली मिर्च कहते हैं इसके एब्जॉर्प्शन को बढ़ाती है हल्दी के में। आप अगर ये डालें और थोड़ी कोई भी चीज स्टार्ट करें ना, हमेशा थोड़े से करें, क्योंकि हर एक बॉडी डिफरेंट है, इंडिविजुअल की बॉडी डिफरेंट रिएक्ट करती है हर चीज के साथ। तो हल्दी भी आप बहुत ज्यादा ना लें, ड्राइनेस कर देती है अंदर, बहुत ज्यादा खुश्की करती है। पानी ज्यादा पिएं और कमी से स्टार्ट करके थोड़ा सा 2-4 ऑयल के ड्रॉप डाल लें कभी, और काली मिर्च, तो उसकी अब्जॉर्प्शन बढ़ जाती है इस तरीके से। हाँ, दूध में ऑयल थोड़ा सा, दूध में ऑलिव ऑयल या आप घी ले तो कोई चिकनाई, वो चिकनाई वो थोड़ी सी, वो क्योंकि एब्जॉर्प्शन ना हल्दी ड्राई करती है, मैंने कहा ड्राइनेस मैं घी डालता हूँ उसमें। जी जी जी। और थोड़ी सी काली मिर्च, तो ये अच्छा रहता है। तो आप बस हाँ काली मिर्च भी ना, तो वो एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देती है। जी हरीश जी। ओके जनाब, आई हैव टू गो, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मदन अंकल। I have to go to. Seeing you. थैंक यू जी। आप अनम्यूट कर लें हरीश जी। मेरे को कह रहे हो? नहीं, हरीश अंकल आप अनम्यूट कीजिए। म्यूट ही है। आप आ रही है? जी आ रही। हमारे एक फैमिली फ्रेंड है, वो भी आयुर्वेदिक है, उन्होंने ये बताया कि आपने कैसे यूज करना मिल्क और हल्दी का ना, तो हम घर में भी बनाते हैं। पहले हाफ स्पून से भी कम थोड़ा जो देसी घी है, कौ का देसी घी, वो डाल के उसमें थोड़ी काली मिर्च डाल के फिर उसमें डालते हैं हल्दी, उसको ऐसे कोई फ्यू सेकंड करके उसके बाद उसमें मिल्क डालते हैं। वी ऑलवेज यूज दिस। तो उन्होंने यही बताया कि ये ड्राई बहुत है, ड्राइनेस होगी, तो अवॉइड दिस ड्राइनेस उसमें थोड़ा पहले घी में भूनने जैसे करते हैं, ओनली फ्यू सेकंड। तो पहले वही देसी घी जो है उसमें थोड़ा काली मिर्च जो है वो पेपर डाल के फिर बाद में उसमें मिल्क डाल के फिर वो पीते हैं कभी कभी जब भी whenever we want to use ना। So I think this is the best for turmeric ना, otherwise तो ये काफी कि देसी घी बहुत अच्छा है, हम पंजाब करते हैं और देसी घी नहीं करना चाहिए कि we avoid it due to trans fat, cholesterol, तो इसलिए देसी घी बिल्कुल थोड़ा सा 1/4 ऑफ द स्पून। अगर इसकी जगह पे आप ऑलिव ऑयल यूज करना, प्योर इटालियन प्योर ऑलिव ऑयल, तो वो ज्यादा रहता है, ज्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि वो जमता नहीं। हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। ऑलिव ऑयल जो कोल्ड प्रेस वो एक्स्ट्रा वर्जिन आल्सो गुड है, क्योंकि ड्यू टू मोनो अनसैचुरेटेड उसमें ज्यादा पॉली अनसैचुरेटेड हेल्थ के लिए। और वो मैंने सुना है कि वो ऑलिव ऑयल कोल्ड प्रेस कहते हैं, बहुत अच्छा है, जिस पे कोल्ड प्रेस लिखा। We should always use cold pressed olive oil ना, क्योंकि मेन है इसमें सबसे ज्यादा मोनो अनसैचुरेटेड which is good for the heart, वो होता है इसमें, गुड फैट होता है, पॉली अनसैचुरेटेड होता है गुड फैट, इसमें ये दोनों चीजें का। डॉक्टर साहब एक क्वेश्चन आया है, वो है कि जैसे बहुत से बच्चों को स्पेशली एपिपेन की जरूरत पड़ती है, एलर्जी रिएक्शन हो जाता है, तो होम्योपैथ में इसका क्या है नियमुल बदल? एपिपेन जो है ना, देखें वो सर्टन शॉक जो होता है ना, सर्टन एलर्जिक शॉक, उसमें देते हैं कि वो एपिपेन जो है ना काम करता है। तो बेसिकली होता तो वही है कि वो आपको टेम्परेरी में डिटेल में देखना चाहिए पड़ता है कि उसको वो रिएक्शन हुआ किस वजह से, क्यों उसको एलर्जी हुई, किस वजह से हुई।
मतलब मेडिसिन से हुई है या किस वजह से हुई है, बाज़ औक़ात कोई गलत मेडिसिन खा ली, वो फ़ौरन उसको रिएक्शन हो गया तो फ़ौरन एपिपेन ठोक देते हैं उसको, वो भी इंजेक्शन जो है उसको एंटीडोट कर देता है। डॉक्टर साहब जैसे बहुत से बच्चों को फूड से एलर्जी होती है, मेरी फ्रेंड का बेटा है उसको अंडे से है, तो अगर वो स्कूल में है और उसकी क्लास में किसी भी बच्चे ने कोई ऐसी चीज ले ली है जिसमें अंडा है, उस बच्चे को हो जाएगा और उसको फौरन फिर एपिपेन की जरूरत पड़ती है, ठीक है। अगर वो बच्चा जो होम्योपैथ का इलाज कर रहा है या कुछ ऐसे और ऐसी कोई सिचुएशन हो जाती है तो फिर उसको क्या ट्रीटमेंट होगा उस वक्त? उसका फौरी तौर पे तो ट्रीटमेंट एपिपेन ही है, क्योंकि अगर वहाँ पे उसको मेडिसिन नहीं, क्योंकि होम्योपैथिक मेडिसिन कोई मिसाइल नहीं, कोई रॉकेट नहीं, तो लेकिन जब वो यूज़ करता रहेगा होम्योपैथ तो फिर उसका एलर्जिक रिएक्शन जो है ना वो ख़त्म हो जाएगा आहिस्ता-आहिस्ता। तो फिर वो चाहे कोई अंडा क्लास में यूज़ करे या ना करे, घर में करे, फिर उसको रिएक्शन होगा नहीं। लेकिन इससे थोड़ा-सा सब्र आज़मा काम है, थोड़ा सब्र करना पड़ता है, लेकिन ठीक हो जाएगा। थैंक यू। अंडे की बात चली है तो मेरी बेटी हनिया को अंडे की स्मेल से है, उसको अंडे से नहीं है, अंडे से बनी चीजें भी खा लेगी अगर उसे नहीं पता होगा या अगर उसे पता है केक में डलता है या कुछ, लेकिन वो जो स्मेल है उस पे वॉमिट शुरू हो जाती है बचपन से। तो अब कि उसको एलर्जी है कि सिर्फ स्मेल से है? नहीं, ये है टाइप ऑफ है। मतलब मैंने जैसे मिर्चें खोल के रखी, अब मिर्चें मैं सूंघ नहीं रहा हूँ, लेकिन उसकी स्मेल आई ना, मिर्चें खोली लाल मिर्चें, तो छींकें आना शुरू हो गई। मैं उसके करीब भी नहीं था। ये कल की मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे साथ ऐसा होता है। ये स्मेल एलर्जी है, क्योंकि स्मेल तो फौरन उड़ जाती है ना। तो अंडा भी पक रहा है घर में या पक रहे हैं तो उसकी स्मेल आती है, गोभी पर पक रही है, गोभी की स्मेल आती है। तो डॉक्टर साहब जो मुझसे बात करते हैं अंडा फ्रीज हो जाता है भी जो है ना, इससे थैंक यू डॉक्टर। जो भी चीज आपके सांस के निजाम को समझ लगी आपने कुछ है? डॉक्टर गुल आपकी आवाज नहीं है। हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही डॉक्टर गुल। ठीक, मेरी आवाज नहीं आ रही? आपकी आवाज नहीं आ रही। क्यों कट गई मेरी आवाज? अभी भी नहीं आ रही? मुझे अब आ रही है। डॉक्टर साहब की आवाज आ रही है मुझे। आई एम नॉट लिसनिंग। अच्छा, आ रही है आपकी आवाज? जी मुझे तो आ रही है, सबकी आ रही है। नहीं आ रही आवाज मुझे। बीच में मिसिंग था, दैट्स ओके, बीच में मिसिंग था, बीच में कट गई होगी। अब तो आ रही है आपकी आवाज में। जी अंकल। सो डॉक्टर ज़ैनब, आपके लिए एक छोटा सा मैसेज है मेरी तरफ से कि आप ट्राई कीजिए कि बहुत से जो कलर्स हैं वो अमोनिया वाले होते हैं, तो मैं कोशिश करती हूँ अमोनिया फ्री यूज करूँ, क्योंकि मुझे अमोनिया से एलर्जी है। तो वो ट्राई कर लीजिएगा, और अगर वो नहीं काम करता तो फिर आजकल तरह तरह की मेहंदी आई हुई है, वो ट्राई कर लीजिएगा। तो ये एक सो मच, सो नाइस ऑफ यू। बड़ी प्रॉब्लम हो गई है आजकल। हाँ, अभी तो फिर भी बचत है, हम लोग जूम पे ही मीटिंग कर रहे हैं। हाँ, घर में बैठे हैं, जब तक तो बचत है। बड़ा मुश्किल काम हो गया ये, और बड़ी सीवियर किस्म की हुई, तो बस उसके बाद से मैं डर गई हूँ, तो मैं लगाती नहीं हूँ। सब मुझे पीछे पड़े हैं कि ये क्या हो रहा है। मैंने कहा मैं क्या करूँ, उसको इतनी सीवियर एलर्जी है। मैंने दवा लेती हूँ एलर्जी की, और एक लोशन है वो लगाती हूँ। तो बस फिर अब मैं इसीलिए कंफ्यूज थी कि मैंने करना क्या है। थैंक यू उस्मा, सो नाइस। ट्राई कीजिएगा, क्योंकि मैं अमोनिया फ्री लेती हूँ। तो मेहंदी का बस वो नाम मुझे दे दीजिएगा, और इसके अलावा उसमें आप इनका नंबर मुझे डॉक्टर साहब का दे दीजिएगा। जी, ये चैट में गुलनाज ने शेयर किया है, वैसे मैं आपको दे दूंगी। मैंने आपको बताया था हमारे और भी मॉल्टन विमेन काउंसिल के प्रोग्राम्स हैं, आप उसमें भी आइए और इस तरह की इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। फिर मैंने आपको बताया था हमारा एक और विमेन का प्रोग्राम हो रहा है, जो वह है न्यू कमर्स के लिए बेसिकली, और आप न्यू कमर नहीं हैं, बट नहीं सिटीजन हुआ। जी, हाँ, मैं आपको उसकी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे दूंगी। लेकिन मैं जानती हूँ, मैं फॉरवर्ड कर दूंगी, क्योंकि मेरे गिर्द माशाल्लाह मैं काफी हम लोग हैं यहाँ पर। सर्कल में किसी को जरूरत होगी तो मैं जरूर फॉरवर्ड कर दूंगी, क्योंकि लोग मांगते हैं। आपके यहाँ लीगल एडवाइस भी दी जाती है? यहाँ है वुमेन्स के लिए किसी फ्रेंड को चाहिए, जरूरत थी?
जी दी जाती है वो। मेरी एक और जहाँ मैं जॉब करती, मैंने आपसे जिक्र किया था, पंजाबी कम्युनिटी हेल्थ सर्विस, तो वहाँ मैं आपको कनेक्ट करा दूंगी। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत इंफॉर्मेटिव सेशन था, बहुत लोगों ने एंजॉय किया, लेकिन मोहिनी आंटी ने अभी तक क्वेश्चन नहीं किया और मुझे बेचैनी हो रही है कि मोहिनी आंटी आप कुछ बताइए, कुछ पूछिए। उस्मा जी, मैं आपको इंटरप्ट करना चाहूंगी। करें करें। मुझे डॉक्टर गुल से एक क्वेश्चन पूछना है। मोहिनी आंटी, आप म्यूट, अपने आप को अनम्यूट करेंगी तो आपकी आवाज आएगी। उतनी देर में हम आशिम का क्वेश्चन ले लेते हैं। जी आशिम। डॉक्टर गुल, गुड इवनिंग। एक्चुअली डाइजेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। मेरे हस्बैंड को डाइजेशन की प्रॉब्लम 4-5 महीने से चल रही है। अच्छा। सर, उन्हें लगातार बर्प्स आ रहे हैं, हर टाइम ना बर्प्स आते रहते हैं। काफी हमने इलाज भी कराया, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही है। डॉक्टर ने जब ब्लड टेस्ट कराया तो उसमें थायराइड निकला। अच्छा। 6 हफ्ते से फिर थायराइड की मेडिसिन भी चल रही है, बट बर्प्स जो है ना वो कॉन्टिन्यूसली उन्हें तंग कर रहे हैं। अच्छा, नहीं थायराइड निकला तो वो हाइपो है या हाइपर थायराइड है? हाइपो है। तो इसका मतलब थायराइड हार्मोन कम है। जी 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 जी। तो उनको जो है ना वो बर्प्स आते हैं। और इनडाइजेशन है या डाइजेशन का प्रॉब्लम? सर, इनडाइजेशन इन द सेंस, मतलब मैं इनडाइजेशन ही कहूंगी, क्योंकि बार बार लगातार बर्प्स आ रहे हैं और जैसे ही खाना खा लिया तो उसके बाद पिट आनी शुरू हो जाती है ना, लिक्विड, जैसे लिक्विड निकल रहा है मुंह से कंटिन्यूअसली, इस टाइप का रहता है। तो वो इनडाइजेशन हुई मेरे लिए। जी जी जी। इनडाइजेशन। तो इसमें ये प्रयोग करना पड़ेगा कि उनको जो है ना हर खाने से ऐसा फील होता है या कोई पर्टिकुलर थिंग, सब्जी खाने से होता है या गोश्त खाने से होता है, किससे होता है? वो जो भी खाना खाते हैं, जब से उनको ये डाइजेशन की प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है तब तो हमने हार्ड कुक जैसे बंदी कर दी है। सिर्फ उनको दाल ही दे रहे हैं, दलिया या फिर हो गया अंडा हो गया, उससे ज्यादा मतलब कुछ हैवी नहीं दे रहे, बिल्कुल लाइट फूड ही दे रहे हैं। फिर भी ये दिक्कत रह रही है। अच्छा जी। तो आप ऐसा कीजिए ना, चैट में मेरा नंबर है, तो अगर उन्होंने टेस्ट कराया है ना तो जी मुझे जी जी। भेज दें, तो फिर मैं आपसे इंडिविजुअली बात कर लूंगा कि क्या ठीक है पॉसिबल इसका सोल्यूशन हो सकता है। ठीक है, थैंक यू सो मच। समटाइम डॉक्टर साहब ये होता है कि आपका, मेरा ख्याल है, जो मैदे पे जो स्फिंक्टर होता है वो भी लूज हो जाता है, वाल्व जो होता है, एग्जैक्टली। तो वो भी आपके खाना और हर चीज बाहर और डकारें आने लगती हैं, तो ये भी आप चेक करा लें। सबसे पहले चीज होती है आप डायग्नोज जरूर कराएं, चाहे होम्योपैथिक कुछ भी इलाज ना हो, कहीं पे भी हो, सबसे पहले डॉक्टर और सारे टेस्ट और डायग्नोज करके फिर आप जाएंगे तो इजी होता है। जी जी जी, सब ब्लड टेस्ट मैंने करवा लिए हैं। इसका ये भी होता है, स्फिंक्टर कभी कभी लूज हो जाता है आपका मैदे का, तो आपकी खाना और डकारें और ये चीजें आपकी मुस्तकिल हो जाती हैं। जी जी। तो एज पे भी डिपेंड करता है कि एज कितनी है। पे भी आप चेक कराएं थोड़ा। जी, और एक ये भी होता है कि जिस आप नए हॉल में आते हैं, बहुत से न्यू कमर्स के साथ मैंने ये देखा है, आप हॉल में आते हैं, बहुत यहाँ की स्ट्रेस है, सब कुछ चेंज, उसका भी बहुत इफेक्ट होता है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पे, अक्सर को मैंने देखा है। अब आपने जो बात की है ना, मैं इसको जनरली रिलेट कर रहा हूँ कि ये जो स्ट्रेस है ना, ये सारी बॉडी को इफेक्ट करती है, सिर्फ डाइजेशन को नहीं, सारी बॉडी को इफेक्ट करती है। कहते हैं हम इसे। जी। और दूसरा ये है कि वो कहते हैं ना कि दिमाग और ये जो आपका ब्रेन और मैदा है, ये एक दूसरे से दूसरा ब्रेन है, यानी आप मैदा आपका डायरेक्ट इफेक्ट करता है आपके स्ट्रेस को। मैदा, बाज लोगों को मोशन हो जाते हैं जरा सी टेंशन से, होता है क्या, आपका ब्रेन जो डायरेक्टली इफेक्ट करता है आपके मैदे को। मोहिनी आंटी, अब मोहिनी आंटी बैठ गई, आंटी कुछ कहेंगी? नहीं, सेशन आपने कहा कि मैंने कुछ कहा नहीं, मुझे जो जिसकी प्रॉब्लम है उनका जवाब मिल गया, तो मेरे पास कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, बहुत अच्छी बात जो है। बाकी प्रॉब्लम थी उससे मुझे आंसर मिल गया, तो मैं उन्हीं चीजों को काहे को दोहराऊं, इसलिए मैं चुप करके सुनती रहती हूँ। मुझे आदत है थोड़ी चुप रहने की। अच्छा, अच्छी बात है। थैंक यू डॉक्टर साहब, आई एंजॉयड वेरी मच। आपने इतने अच्छे पॉइंट्स बताए। मोस्ट वेलकम जी। हरीश अंकल, आप म्यूट करके बोलते रहते हैं, पता नहीं क्या बोल रहे हैं।
आपने फिर म्यूट कर लिया अंकल। सॉरी उस्मा, मुझे लग रहा है अगर मैं ये निकल कह रहा था कि इट वाज अ गुड प्रोग्राम ऑन एलर्जी, एट लीस्ट वी केम टू नो दैट्स गुड फॉर एवरीवन। या तो ऐसे प्रोग्राम्स होने चाहिए इन फ्यूचर भी ऑन डिफरेंट डिजीज, ऑन डिफरेंट जैसे। सो दिस इज वेरी कॉमन प्रॉब्लम ये एलर्जी की। तो गम पोलन का शुरू हो जाना मुझे भी हो जाता है एवरी ईयर ना, तो नेचुरली वो बिल्कुल इट्स वेरी गुड प्रोग्राम। बस यही मैं कह रहा था। थैंक यू वेरी मच जी। ओके, थैंक यू। किसी और का कोई क्वेश्चन? अभी मैंने देखा था शेख साहब ने अपने आप को अनम्यूट किया था, अगर वो कोई कमेंट करना चाहते हो। किरण यूसुफ, अगर आपकी कोई बात हो, जैसे अभी फरा ने लिखा है आई हैव हर्ड दैट ब्लैक पेपर इज एन एंटीबैक्टीरियल एंड गुड फॉर सोर थ्रोट एलर्जीज। डॉक्टर साहब आपसे उन्होंने कहा है ये। ब्लैक पेपर भी है बिल्कुल, और हल्दी भी है, बिल्कुल सही बात है। उन्होंने हमारे स्पाइसेस जो है ना, अगर हम इसको बहुत ज़्यादा मिकदार में यूज़ ना करें तो दे आर वेरी गुड। ब्लैक पेपर है, बिल्कुल है। सो ये मिकदार का कैसे पता चलेगा? जैसे मैं वो उसे जब क्रश करती हूँ तो मैं कितने, 2, 3, 4 कितना करूँ, कैसे पता चलेगा? देखिए एक बड़ा क्रूड मेथड है कि जैसे मैंने एक चुटकी डाल के शुरू करी, चुटकी थोड़ी सी, सब पर निकल गए, उसके बाद उसको थोड़ा बढ़ाएं। जैसे अभी उन्होंने कहा मदर जी ने कि मैं आधी चमची डाल लेता हूँ, तो अगर मैं आधी चमची डालूं तो मैं तो सुबह जो है ना वो फड़क जाऊंगा, इतनी ड्राइनेस हो जाएगी। तो मैं इसलिए कहता हूँ कि थोड़ी, तो होम्योपैथिक में हम जो बेसिक इसका है ना प्रिंसिपल ऑफ होम्योपैथी, वो कहता है जी कम से कम मिकदार में आपने दवाई देनी है, लेकिन जितना कम। एटम बम कितना ताकतवर है? एटम बम आपको पता है एटम नजर नहीं आता क्या? किसी ने, तो मैं कहता हूँ होम्योपैथिक एक्ट्स लाइक एन एटॉमिक बम, लेकिन वो होती थोड़ी ये है कि नजर नहीं आ सकती। अगर मैं आपको मेडिसिन कहूँ ना, इसमें से मेडिसिन निकाल के रखा है, दुनिया की कोई लेबोरेटरी जो है ऐसी नहीं कि वो कहे जी इसमें एलियम सिपा है, नजर नहीं आती, लेकिन उसकी जो है ना पावर, पोटेंसी जिसको हम कहते हैं, दैट इंक्रीजेस ए लॉट, दैट इज मोर पावरफुल देन एटॉमिक बम। तो इसलिए थोड़ा से स्टार्ट करें और फिर आस्ता आस्ता बढ़ाएं, ये फार्मूला है। अब आपका कैसे? चुटकी चुटकी स्टार्ट करें और ज्यादा ना करें, थोड़ा थोड़ा करें। 1/4 अब जैसे हल्दी की बात करते हैं, हल्दी मैं भी एक हफ्ते में आधा चम्मच डालती हूँ, एक हफ्ते में 1 साइड टेक इट, वो आधा चम्मच डाल के घोल के पी जाती हूँ। ठीक है हफ्ते में। किरण कुछ पूछना चाहिए। किरण के हस्बैंड कुछ पूछना चाह रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका, सब लोगों का बहुत अच्छा प्रोग्राम आपका। मैं ड्राइव भी कर रहा हूँ और साथ साथ सुन भी रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छे टिप्स हैं और मैं ये दोबारा सुनूंगा क्योंकि मैंने लेट ज्वाइन किया है, तो मैं वीडियो यूट्यूब पे दोबारा देखूंगा। मेरा क्विक क्वेश्चन ये है कि सुबह उठ के खाली पेट आपके ना मतलब स्टमक में वो बर्निंग होती है और स्नीजिंग होती है, तो उसकी क्या रीजन है? स्नीजिंग तो बस अक्सर हो जाती है, वो आप उसके बाद सारा दिन जब तक कि मैं कोई टैबलेट ना एंटी एलर्जिक मेरी तबीयत नहीं ठीक होती। देखिए स्नीजिंग जो होती है ना, तो आप देखें कि आजकल अब तो खैर मौसम ठीक हो गया, तो अगर आप हीट जलाते हैं, घर में रहते हैं, तो वो आपको ह्यूमिडिफायर होता है, वो भी रखना चाहिए। तो अगर हीट आपकी ज़्यादा है तो फिर आपको जो है ना वो सुबह उठ के स्नीजिंग हो गई, क्योंकि कमरा हो जाता है पूरा ड्राई, तो उसको जो है ना वो ह्यूमिडिटी खत्म हो जाती है, तो फिर स्नीजिंग होती है। और रात को जब आपको बर्निंग होती है, तो रात को देखिए आपने खाया गया है, पानी कम किया है नहीं किया, तो आप पानी की मिकदार बढ़ा दें रात के खाने के बाद, तो ठीक है, तो फिर वो बर्निंग जो है ना खत्म हो जाती है। चलें ठीक है। और लेट नाइट कभी कभी खाते हैं, शायद उससे भी हो जाता होगा। क्या खाते हैं? लेट नाइट खाना खाने से भी तो बर्निंग हो सकती है। बहुत ज्यादा होता है उससे, बहुत ज्यादा, क्यों खाना आसान नहीं होता। खा के लेट के एक्सरसाइज तो हम करते नहीं है, हम तो वो खाने के बाद लेट के वो कहते हैं नींद आ गई जी, उठते लम्बे पै जाओ।
चलिए बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब एक क्वेश्चन है जी, क्या वक्त के साथ साथ जो स्लाइवा ग्लैंड्स होते हैं उनको फर्क पड़ता है, उनकी प्रोडक्शन कम हो जाती है? नहीं, सलाइवरी ग्लैंड डिसफंक्शन नहीं होता, नहीं होते। उससे रिसेंटली किसी ने पूछा था तो मैंने कहा मुझे तो आइडिया नहीं है। नहीं होता सलाइवरी ग्लैंड, ये नहीं, म्यूकस कम नहीं होती। हाँ जी, थैंक यू। उनको आप कहना कि नींबू को याद करके देख लें कि नींबू इमली, अच्छा इमली या सामने रख कर देख लें, अगर तो आता है तो ठीक है। ये तो बड़ा अच्छा बताया अंकल आपने। गुलनाज आप कुछ कहना चाह रही थी? डॉक्टर गुल, मैंने आपसे पूछना था ये जो होम्योपैथिक मेडिसिन होती है इसमें क्या क्या चीज यूज होती है? स्पिरिट यूज होती है, क्या यूज होती है? ये इसमें वो थोड़ा, इसमें जो है ना प्योर अल्कोहल यूज होती है, लेकिन वो मैक्सिमम उसकी होती है मेडिसिनल ग्रेड, उसको डाइल्यूट किया जाता है, तो इसको कहते हैं हम व्हीकल। क्योंकि बाकी सारी दवाइयाँ देख लें आप, टेबलेट्स के अलावा उन सारी दवाइयों में खांसी के शरबत हो गए या कोई भी और शरबत होगा तो उसमें अल्कोहल बेस्ड होती हैं सारी। तो इसमें बेसिकली जो है ना अल्कोहल यूज होती है, लेकिन मैक्सिमम जो है ना वो 30% अल्कोहल होती है। कुछ लोग 50% भी यूज करते हैं, लेकिन 30% अल्कोहल होती है जो दवाई बनी होती है इसमें। और उसको फिर जब आगे बनाते हैं तो उसके वो डाइल्यूशन मिलता है हमें बना बनाया, तो वो भी मेडिसिनल ग्रेड का होता है, तो वो नुकसान नहीं होता। तो कई लोग कहते हैं जी, इस पे कोई फतवा इस्लाम का तो नहीं है? उसी तरफ आ रहा था कि अक्सर लोग कहते हैं तुझी साहब शराब पिला रहे हो, तो मैं कहता हूँ जो आप कभी खांसी का शरबत लिया आपने? वो कहते हैं हाँ। मैं कह वो भी तो शराब होती है, तो फिर खांसी तो इसलिए ये ऐसा कोई आई थिंक इस्लाम में भी मना नहीं है। अगर आप मेडिसिनल पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चीज लेते हैं तो मेरा ख्याल है कि इस्लाम में भी ऐसा कुछ मना नहीं। लेकिन वो होम्योपैथिक बेस्ड ही उसके ऊपर है, इसलिए नहीं देखे ना, मेडिसिनल ग्रेड है ना, मेडिसिनल ग्रेड है। हाँ, मेडिसिन ग्रेड वो इतनी होती है कि उससे आपको जाहिर है कोई ऐसा नशा नहीं आता उससे, आपके आप पे वो नहीं उस पे असर करती। एंड व्हाट इज मदर टिंचर? मदर टिंचर इसकी बेस पूरी फुल वो दवा होती है, उसमें मैक्सिमम अमाउंट होता है दवाई का। तो फिर आप इनको अल्कोहल ना कहें, इन्हें मदर टिंचर कह दें। नहीं, मदर टिंचर में भी अल्कोहल होती है। हाँ जी, बहुत है। शोरी अंकल, ये भी तो हो सकता है क्योंकि अब वो बात हुई है अल्कोहल की और प्लेसिबो इफेक्ट की, ठीक है? लोगों के लिए प्लेसिबो इफेक्ट हो उसमें। दबीर अंकल कुछ पूछना चाह रहे हैं? कब से मैं इसको टैप कर रहा हूँ, कोई आधे पौने घंटे से टैप कर रहा हूँ। वो मेरे जानने वाले अहबाब ख्वातीन अब प्रोग्राम से तशरीफ ले गए हैं। हरीश चौहान साहब को वेलकम, मनो दीदी को वेलकम, किरण यूसुफ को वेलकम। किरण यूसुफ भी आपके जैसी मेरी बेटी हैं, अगर वही हैं तो। यूसुफ साहब भी जानने वाले हैं। और अब एक सवाल था ज़हन में, वो मुझे भूल गया। और हम भी हैं शेख साहब। जी, मैंने आपको नमस्कार किया है। आपने नहीं किया, मेरा नाम तो बोला नहीं, मुझे क्या मालूम मेरे को किया। मनो दीदी मनो दीदी और सवाल एक था, वो मुझे भूल गया। आप दुआ करो कि याद आ जाए। मेरा भी एक क्वेश्चन है, मेरी टर्न आए तो बताइएगा उस्मा जी। गो अहेड किरण। डॉक्टर साहब, मुझे ना सडनली लास्ट ईयर आयरन डेफिशिएंसी हुई है और कनाडा के लेवल्स और पाकिस्तान के डिफरेंट हैं। कनाडा में नॉर्मल है 25 से 125, तो लास्ट ईयर मेरा हो गया था लेवल 4, तो बहुत ही अबनॉर्मल कम। अब पूरा 1 साल के बाद वो 9 लेवल हुआ है, तो क्या होम्योपैथिक में मैं इसका ट्रीटमेंट कर सकती हूँ? जी बिल्कुल, आपने सही कहा। और मैं आपको एक जनरल बात बता दूं
कि आयरन लेवल जो है ना वो नॉर्मली कम हो जाता है लेडीज़ में, और होम्योपैथी इसका बहुत बेहतरीन ट्रीटमेंट है। और मेरी बेटी का भी हो गया था, उसको भी मैंने दिए मेडिसिन, उसको काफ़ी बेहतर हो गया। मैं फिर आपको ना कॉल करूंगी तो आप मुझे फिर कुछ बताइएगा मेडिसिन का, क्योंकि जो यहाँ की है ना ओवर द काउंटर मेडिसिन, उससे मेरा स्टमक अपसेट है। तो ये 6 महीने हो गए हैं, मैं मेंटली बड़ी ज्यादा स्ट्रेस में हूँ। दवाई खाती हूँ तो स्टमक अपसेट है, नहीं खाती तो वो आयरन 4, 5 इस तरह हो जाता। जी, यहाँ पे मिलती है पहला फर, उससे कॉन्स्टिपेशन भी हो जाती है। जी, मुझे बार बार वॉशरूम के चक्कर लगते हैं, मेरा स्टमक अपसेट रहता है। बिल्कुल हो जाता है। तो आप मुझे कॉल कीजिए, मैं आपको होम्योपैथिक मेडिसिन बता दूंगा। वो सिरप है, वो बेस्ट है आयरन लेवल को इम्प्रूव करने के लिए, बहुत बेहतरीन है। वो कनाडा से मिलेगा मुझे? वो कनाडा में नहीं मिल रहा जी। मैंने यहाँ पे बहुत मेरे पेशेंट हैं जो आयरन लेवल की डेफिशिएंसी है, तो जो इंडिया से होते हैं मैं उनको कहता हूँ इंडिया से मंगा लें, जो पाकिस्तान से होते हैं मैं उनको कहता हूँ पाकिस्तान से मंगवा लें। अब आप जहाँ से हैं, मैं उसका नाम पाकिस्तान से हूँ। बायोफंजन उसका नाम है। अगर आप मुझे कॉल करेंगे तो मैं आपको उसकी पिक्चर भेज दूंगा। अगर कोई आने वाला हो तो 3-4 बोतलें मंगवा लें, आपका आयरन लेवल बेहतरीन हो जाए। जी बिल्कुल ठीक है। हमारी MWC में मोस्टली इंडिया से हैं, तो जहाँ से जो पहले आएगा मैं इंशाल्लाह फिर रिक्वेस्ट करूंगी। थैंक यू। मैं उसकी पिक्चर आपको भेज दूंगा, वो मंगवा लें। थैंक यू सर। नहीं मिलता, कनाडा से नहीं मिलता। डॉक्टर साहब का नंबर जो है वो आप ऑल इज वेल ग्रुप में और मॉल्टन विमेन काउंसिल ग्रुप में दोनों में शेयर कर देना, ताकि जिसने भी कांटेक्ट करना हो वो डॉक्टर साहब से कांटेक्ट कर लें। जी सर। किसी और डॉक्टर जी सॉरी डॉक्टर गुल, अगर किसी को पाकिस्तान से आपसे कंसल्ट करना हो आपकी जो रैपिड वाली होम्योपैथिक के लिए, तो कर सकता है वो? कॉल कर लें तो बेस्ट टाइम है पाकिस्तान से। अगर वो कॉल करें ना रात को 8 बजे के बाद कॉल करें, यहाँ पे होती है सुबह। पाकिस्तान के हिसाब से रात को 8 बजे करें ना, 8 बजे तो यहाँ पे 8 बजे करें और रेफरेंस दे दें मुझे आपका या माल्टन वुमेन काउंसिल का, तो ना भी दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो रेफरेंस दे दो ज़्यादा बेहतर है। तो मैं उनको गाइड कर दूंगा जैसे है। वहाँ से तो सारी दवाइयाँ बड़ी आसानी से मिल जाती हैं, किसी भी सिटी में हो, लाहौर से हो, इस्लामाबाद से, रावलपिंडी से, तो मैं उनको बता दूंगा, गाइड कर दूंगा। जी थैंक यू। लास्ट मॉल्टन विमेन काउंसिल का हवाला जरूर दें, और डॉक्टर साहब से मैं पूछूंगी कि आपको मॉल्टन विमेन काउंसिल से कितने रेफरेंस आए हैं, हमें पता हो ना, हम भी जरा ट्रैक रखें। अभी तक तो कोई नहीं है, लेकिन आज के बाद शायद बहुत सारे आज के बाद ही आएंगे ना। आज इतने लोगों ने आपका नंबर लिया है, पूछा है, जी। हम भी जरा ट्रैक रखें ना कि कैसे आउटरीच हो रहा है, आपका प्रोग्राम क्या है। ये तो सब, ये सारी जो है ना, मैंने जैसे पहले कहा था बैकबोन आप हैं, तो आपकी रेफरेंस से आ रहा है, और मैंने गुलनाज के रेफरेंस से, माल्टन वुमेन काउंसिल के रेफरेंस से आ रहा। तो जो भी मुझे करेगा तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप माल्टन वुमेन काउंसिल का रेफरेंस दे। बहुत शुक्रिया। 6 बज रहे हैं मेरा ख्याल है। किसी कोई क्वेश्चन, कमेंट? ऑल गुड? यस ऑल गुड। बहुत अच्छा रहा। जो पार्ट हमसे मिस हो गया वो हम YouTube पे देखेंगे, और माल्टन वुमेन काउंसिल के रेफरेंस से यूसुफ और मैं आपको कॉल करेंगे। मेरा नाम किरण है और हस्बैंड का नाम यूसुफ। किरण ठीक है जी, लेकिन आप जब भी बात करें तो आप जी उस्मा जी। मैंने कहा आप का किरण तो नहीं है ना? आप किरण है। ये उस्मा जी, मैं वेडनेसडे को भूल जाती हूँ प्रोग्राम, लेकिन आज मैंने खास तौर पे रिमाइंडर लगाया था कि आज डॉक्टर साहब का प्रोग्राम सुनना है, क्योंकि उनसे आयरन की बात करनी है। बहुत शुक्रिया। इस फ्राइडे को जो हमारा प्रोग्राम हो रहा है वो भी बहुत अच्छा है। ठीक है। इंफॉर्मेशन भी हम ऑल इज वेल में भी शेयर कर देंगे, और मॉल्टन विमेन वाले में तो हम कर ही चुके हैं, ताकि कोई भी ज्वाइन चाहे तो ज्वाइन कर ले। प्रॉब्लम ये है कि फ्राइडे प्रोग्राम होता है आपका सुबह का, तो मैं सुबह नहीं डॉक्टर साहब 6:30 बजे से ऑनवर्ड्स होते हैं, लेकिन हर प्रोग्राम हमारा ओपन नहीं होता, कुछ सिर्फ विमेन के होते हैं, कुछ ओपन। सफा वाला हमारा ओपन है।
उस्मा जी, डॉक्टर साहब ना अभी टाइम बताने वाले थे कि किस टाइम पे इन्हें कॉल करें, तो वो थोड़ी हम लोग कुछ और बात करने लग गए। डॉक्टर साहब आपने क्या टाइम बताया? सुबह मैंने वो टाइम बताया पाकिस्तान का, लेकिन सुबह 11 बजे के बाद ऑनवर्ड टिल 11 o'clock एट द नाइट, क्योंकि मुझे सोते हुए तकरीबन 11 बज जाते हैं। तो अब 11 से सुबह AM से 11 PM तक मुझे कॉल कर सकते हैं, रात तक। जी ठीक है, थैंक यू सो मच। जी कुछ पूछना चाह रही हैं? कौन पूछना चाह रही है? बरिंदर जी अनम्यूट कर लें। हाँ जी डॉक्टर साहब, आपने अभी आयरन के टैबलेट्स का बताया, आप नाम बता सकते हैं? कौन सी टैबलेट्स का? आयरन की। आयरन की टैबलेट जो यहाँ पे मिलती हैं कॉमनली, उनका नाम है पेलाफर। नहीं, इंडिया से मंगा सकते हैं हम लोग। आप वो सिरप है बायोफंजन, BIO B फॉर बर्ड, BIO FUGEN बायोफंजन सिरप। ये आप अगर इंडिया से मंगवा लें और 3-4 बोतलें इकट्ठी मंगवा लें और 1 चम्मच 1 घूंट पानी में डाल के पिए तो आपका आयरन दिनों में ऊपर चढ़ जाएगा। और यहाँ क्या कौन सी मिलती है? यहाँ तो टैबलेट मिलती है पेलाफर के नाम से, और उनका प्रॉब्लम ये है कि वो कॉन्स्टिपेशन कर देती है। और वो तो एलोपैथी, सॉरी टू इंटरप्ट, वो तो एलोपैथी है ना डॉक्टर? वो एलोपैथी नहीं है, लेकिन यहाँ पे वही मिलती है और कुछ नहीं डॉक्टर साहब, मैं यूरोफर लेती हूँ एंड दैट इज वेरी माइल्ड ऑन स्टमक। अच्छा, यूरोफर मेरे हस्बैंड लेते हैं, वो आयरन टैबलेट एक आती है, 1 टैबलेट अ डे, ही टेक्स दैट। ये जो आपने ड्रॉप्स बताए हैं ये होम्योपैथी है ना? ये ड्रॉप्स नहीं, ये सिरप है, बड़ी बोतल होती है, बड़ी सिरप होम्योपैथी? होम्योपैथिक है जी, ये होम्योपैथिक है, मेड इन जर्मनी की है। आप जरा यहाँ की दवाई का आप लिख सकते हैं ऑन द चैट, यहाँ जो मिलती है? मुझे क्या नहीं है, आप किसको कह रही हो? जी आपको कह रही हूँ कि आप बता सकते हैं यहाँ कौन सी मिलती है? मैं वैसे वो रिकमेंड नहीं करता क्योंकि वो स्टमक को डिस्टर्ब करती है। उस्मा के पास एक है मेडिसिन, वो दिखा रही है, वो अगर शेयर करें, वो कहते हैं कि ये सुरेंद्र जी, मैं ये यूरोफर ले रही हूँ, मैं इसके लेती हूँ, लेकिन इट डिपेंड्स, मुझे ये सूट करती है, मुझे पैराफर नहीं सूट की, तो मुझे डॉक्टर ने चेंज करके कही थी कि मैं ये ट्राई करूं। ये आप ये होम्योपैथिक? नहीं, मेरी एलोपैथिक है। एलोपैथिक जी, मैं होम्योपैथ पे बिलीव नहीं करती। ये किस लिए है आंटी? आयरन के लिए, मेरा आयरन बहुत लो है। अच्छा डॉक्टर साहब, कॉन्स्टिपेशन के लिए क्या खाना चाहिए? कॉन्स्टिपेशन के लिए जो घरेलू नुस्खा ना, सबसे पहले मैं बता दूं आपको, दही खाना चाहिए, मीठा डाल के, शक्कर पा के दही खाओ। मैं शक्कर वाला दही नहीं खाती, तो बगैर शक्कर के खाओ। हाँ। और साथ अपना जो है ना ग्रीन सैलेड खाओ और खीरे खाओ। अच्छा। और उससे आपकी जो है ना ये कॉन्स्टिपेशन जो है ना दूर हो जाएगी। लेकिन दही आपको रेगुलर खाना पड़ेगा लंच टाइम पे, डेली खाएं लंच टाइम पे। या आई लाइक दैट। डॉक्टर ने बड़ी दवाइयां करने के बाद एक दवाई दी है मोवेंटिक, MOVANTI, उसका मुझे इल्म नहीं है, उसका मुझे इल्म। एंड दैट्स वेरी वेरी स्ट्रांग, उसी से ही फायदा होता है और कोई दवाई लगती नहीं। उसको मुझे पता नहीं है, मैं ऐसे कह रही हूँ। मेटाम्यूसिल से भी काम नहीं चलता। हाँ, मेटाम्यूसिल तो मुझे पता है, लेकिन जो आप बता रही है उसका डबल ले और उससे के साथ पानी ज्यादा पिए। जितना मर्जी पी लो, उससे कुछ नहीं होता है। नहीं, आप बड़ी स्ट्रांग है। आप कहीं खीरा और रेगुलर अपने जो है ना ये हनी ड्यू खाएं, उससे बहुत थोड़ा पड़ता है। अच्छा, ओके। केला ना खाएं, केला कब्ज करता है। केला तो मैं रोज खाती हूँ। केला कब्ज करता है। इन द मॉर्निंग अच्छा है वो। या इन द मॉर्निंग वो डाल के उसमें मिक्सिंग करके। केला नहीं खाना चाहिए।
लेकिन डॉक्टर साहब कहते हैं कच्चा केला करता है, अगर राइप हो तो फिर नहीं करता, जो मैंने सुना है। मैंने सुना है कि वो उसकी टाइमिंग्स हैं कि अगर इन द मॉर्निंग ले इट्स बेस्ट, रात को नहीं खाना चाहिए, वो फिर कॉन्स्टिपेशन करता है। सुबह को ही खाते हैं वो मिक्सर हाँ। बना के। डॉक्टर गुल, ये फरा पूछ रही है कि मैग्नीशियम आयरन होम्योपैथिक मेडिसिन में है? जी है। ओके फरा, इट्स अवेलेबल इन मैग्नीशियम आयरन। वो पूछ रही है नाम क्या है उसका? अब ये डिपेंड करता है कि वो यहाँ पे कौन सी मैग्नीशियम ले रही है, वैसे कोई नहीं ले रही। उसका नाम है मैग्नीशिया फॉस। फरा आप नोट कर लें, मैग्नीशिया फॉस। आप फरा डॉक्टर साहब से कर लेना कांटेक्ट, हाँ जी, तो पता चल जाएगा। साहब ने अभी हाथ खड़ा किया था, वो कुछ कहना चाह रहे हैं। जी शेख साहब ने हाथ खड़ा किया हुआ है। शेख साहब उससे पहले आपको याद आया?